मुझे लगा कि मुझे निकलते ही मुझे 20-25 लाख का पैकेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं स्ट्रगल करता रहा अपनी इस बीटेक की डिग्री के बल पे कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए, पर मुझे नहीं मिल रही थी बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी स्किल। राइट। इंग्लिश तो कोई बोल ही नहीं सकता था वहाँ पे। अगर इंग्लिश आप बोलोगे तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे। सर आउटेज क्या होता है? एक आउटेज होती है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आउटेज क्या होती है? क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता होगा ना, आप तो बोल दे रहे हैं। आउटेज ये होती है कि अगर आपका कस्टमर जब मैं अगले दिन मॉर्निंग आया ऑफिस तो मेरा मैनेजर मुझे वॉशरूम में मिला। उसने बोला, "राश, क्या किया ना तुमने कल?" तो मैंने कहा, "सर ऐसा कुछ नहीं करते।" "नहीं यार।" तो वो आया और फिर मेरी टीम के पास आया और जब वो आए तो सब टीम वाले सब खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि मीट अभिलाष श्रीवास्तव, ये आप लोग मिलते हो, आप लोग जान ही होंगे कि 20-25 जो आप लोग साथ हैं, लेकिन आज इनकी स्टोरी पता थी आपको, थोड़ी पता थी। और लेकिन ये सीखा कहाँ? क्योंकि आप तो पहले तो सीसीएनए किया आपने, फिर आप टेक महिंद्रा आ गए, वहाँ पे आपने राउटर स्पेसिफिक काम किया, फिर आप एनआईसी चले गए। एनआईसी में आपने डेटा सेंटर, लेकिन आप वहाँ पे आई थिंक L2 इंजीनियर थे। एसआई में कोई आपका रोल नहीं था, एसआई उसमें नया टेक्नोलॉजी था। फिर आप बीटी गए, बीटी में कोई एसआई का चक्कर नहीं था, ऑरेंज में आईएसपी था। तो एसआई सीखा कहाँ से आप? अगर मैं दर्शकों को आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको नेटवर्क की डेप्थ नॉलेज लेनी है ना, मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्क आर्किटेक्ट को? नेटवर्क आर्किटेक्ट को कम से कम 14 इयर्स का, 30 to 40। मतलब 10 प्लस होना चाहिए। 10 प्लस तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, राइट? कि सैलरी कितनी होती है? मुझे ये बताइए कि अगर कोई बंदा इस रोल पे आता है तो एक एवरेज सैलरी बताइए जो इन जनरल सबको मिलता है। एक मिनिमम सैलरी बताइए जो इतना होता है, और मैक्सिमम सैलरी कहाँ तक जाता है इस रोल के लिए, ताकि थोड़ा सा लोगों को आइडिया मिले कि सैलरी का स्ट्रक्चर भी क्या होता है अगर इस रोल के लिए कोई अगर प्लान कर रहा है। पंकज, इसलिए आपने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हर आदमी क्यों कर रहा है, क्यों काम कर रहा है? पैसे के लिए। पैसे के लिए कर रहा है। तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछा है। हाँ। तो इसका जवाब ये है कि इसकी मिनिमम सैलरी अगर नेटवर्क आर्किटेक्ट है तो और थ्योरी के बल पे आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया। मिनिमम क्रैक कर लिया। नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप नेटवर्क या नेटवर्क सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या इसके एक लाइव एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हैं कि क्या इनमें करियर होता है, क्या रोड मैप होता है, तो आज का सेशन में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आज हमारे गेस्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं। हमारे साथ हैं आज अविनाश श्रीवास्तव सर, जिनका टोटल 18.5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। इन्होंने डिफरेंट कंपनी में काम किया है, जैसे टेक महिंद्रा हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, भारती एयरटेल हो गया, और भी छोटी छोटी कंपनियों में इन्होंने काम किया, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है। तो अगर आपको नेटवर्क या नेटवर्क सिक्योरिटी में अगर आपको कुछ सीखना है, समझना है कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, किस तरीके से इसमें काम किया जाता है, किस तरीके से आप अगर फ्रेशर हो, अगर आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में करियर बनाना है, तो किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो, तो आज हमारे सेशन में बने रहिए। अविनाश सर जो हैं बहुत सारा स्ट्रगल करके अपने इस करियर को बिल्ड किया। एक बिल्कुल हिंदी मीडियम से इन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया, और धीरे धीरे इन्होंने एक अच्छे लेवल पे पहुंचे, जो विप्रो के अंदर आज के नेटवर्क आर्किटेक्ट हैं। मल्टीपल ग्लोबल टीम को लीड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इनके अंदर काम करते हैं जो अलग अलग चैलेंज लेकर आते हैं, और अविनाश सर उनको हेल्प करते हैं टू फिक्स द चैलेंजेस, क्योंकि कस्टमर को हमें हर तरह की सर्विस देनी पड़ती है। जो भी उनके इशू आते हैं, चाहे डेटा सेंटर का हो, चाहे फायरवॉल का हो, चाहे राउटिंग स्विचिंग का हो, चाहे आईएसपी का इशू हो। तो अभी हम अविनाश सर से सारा चीज जानेंगे कि क्या हमारा स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर वे अप्रोच होना चाहिए नेटवर्क सिक्योरिटी का, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे इनकी जर्नी रही है नेटवर्क सिक्योरिटी में आने के लिए, और अगर आपको भी नेटवर्क सिक्योरिटी में आना है या साइबर सिक्योरिटी में आना है, क्लाउड में आना है, तो कैसे इनके ब्लूप्रिंट को फॉलो करके, अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, या आप फ्रेशर हो, या आप क्लाउड में या ऑटोमेशन में नेटवर्क करियर बिल्ड करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से बिल्ड कर सकते हो। तो अभी हम अविनाश सर से पूरे डिटेल में इसको समझेंगे और इसको जानेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू द डिस्कशन सर, और थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप हमारे साथ आए डिस्कशन के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड आभार। सो अविनाश सर, आप सबके लिए इंस्पिरेशंस हैं। आप अपने एक बहुत ही जो जर्नी है, स्ट्रगलफुल जर्नी रही है, और अभी आप एक नेटवर्क आर्किटेक्ट रोल पे काम कर रहे हैं विप्रो के अंदर। तो सर थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही, किस तरीके से आप एक नॉर्मल हिंदी मीडियम से आप यहाँ तक पहुंचे, और क्या क्या चैलेंज आपने फेस किया, और अभी आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने रोल के बारे में बताइए सर। Thank you, Pankaj. Thanks a lot that introduced me in front of audience. Thank you. Thanks once again. Actually, Pankaj, मैं एक हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ स्टूडेंट था। मैंने सिंपल 12th और बीटेक किया था इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से। लेकिन वो थ्रू बीटेक में तो इंग्लिश होती है, लेकिन इतना इंग्लिश का वो नहीं था। हम लोग किताबें पढ़ते हैं जो भी, वो इंग्लिश में अपने एग्जाम दिया और सेमेस्टर एग्जाम दे दिया और हो गया, राइट। लेकिन असली प्रैक्टिकल एक्सपोजर या कोई वो हमें कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं मिलता है वहाँ पे। सिर्फ थ्योरेटिकल बुक नॉलेज मिलती है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता है। फिर मैं स्ट्रगल करता रहा अपनी इस बीटेक के डिग्री के बल पे कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए, पर मुझे नहीं मिल रही थी, बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव एनी स्किल।
प्रॉब्लम इज द स्किल. हम्म. कंपनी आपको स्किल सेट के बिहाफ पे लेती है, नॉट ऑन द Right. बेसिस ऑफ डिग्री. राइट, राइट दिस इज द कंप्लीट ट्रुथ. राइट. तो मैंने फिर somebody told me that CCNA, just अच्छा. do CCNA. हम्म. तो मैंने कहा ठीक है. उसने बोला कि आप नेटवर्क, आप कम्युनिकेशन फील्ड से हो तो यू कैन इजीली लर्न Right. CCNA, नेटवर्किंग फील्ड. राइट, हम्म. बिकॉज नेटवर्किंग इज ए कम्युनिकेशन. राइट. तो मैं CCNA किया. मैंने यूपी टेक लखनऊ से CCNA किया. अच्छा. राइट, हम्म. एंड यूपी टेक CCNA लखनऊ करने के बाद मुझे लगा कि मुझे बहुत. ये कौन से साल में किया सर आपने? थोड़ा सॉरी इंटरप्शन. ये 2007 में. 7 में किया. ओके. हम्म. फिर 2007 में मैंने 6 मंथ का यूपी टेक से कोर्स किया था CCNA का. वहां पे 6 मंथ का कोर्स होता था. अच्छा अच्छा. या हम्म. और मैंने वहां पे बेसिक्स नेटवर्किंग समझी. बेसिक हम्म. नेटवर्किंग क्या होती है, बेसिक क्या होती है, आईपी एड्रेस क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, ये सब चीजें, डिफॉल्ट गेटवे क्या चीज होती है, मैंने बेसिक समझा उससे. ओके. उनका करिकुलम भी अच्छा था तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला. हम्म. उसके बाद मैं जॉब के लिए मैंने सोचा कि मुझे CCNA करने के बाद जॉब मिल जाएगी. राइट, बहुत अच्छी Right. कंपनी में जॉब. लेकिन ये उतना ट्रुथ रही है. राइट, अच्छा. हाँ ये ट्रुथ रही है. मुझे लगा कि मुझे निकलते ही मुझे 20-25 लाख का पैकेज मिल जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. Right. आपको यू हैव टू गेट द एक्सपीरियंस. ओके. यू हैव टू गेट द एक्सपीरियंस. हम्म. दिस इज द ट्रुथ. तो मैंने फिर तभी उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी के लिए यूपी सॉल्ट प्रोजेक्ट, यूपी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, एक प्रोजेक्ट है अच्छा. जो पूरे यूपी में, जो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है. राइट, उसका NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है अच्छा. जो उस यूपी सॉल्ट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही थी. हम्म. तो उनको नेटवर्क इंजीनियर चाहिए थे सारे ब्लॉक तहसील्स में, सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जहाँ DM बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट अच्छा. मजिस्ट्रेट. तो मुझे वहां अपॉर्चुनिटी मिली. हम्म. बहुत कम सैलरी पे उन्होंने दिया. मैं सैलरी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन मैं बहुत कम सैलरी पे लिया. लेकिन Right, मुझे sir. कुछ एक्चुअली मुझे क्या करना था, मुझे एक्सपीरियंस गेन करना था. हम्म. राइट, क्योंकि मैं जानता था कि बिना एक्सपीरियंस के मैं, बिना प्रैक्टिकल एक्सपोजर के मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. राइट. तो मैंने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए NIC मुरादाबाद में मेरा हुआ. मैं NIC में वहां गया और मैंने वहां पे सिंपल राउटर्स थे. वहां पे राउटर्स थे, वहां पे स्विचेस थे, L2 स्विचेस थे. ये अच्छा. मेरा लक था. हम्म. और जो राउटर्स थे वो मेरे NIC लखनऊ से कॉन्फ़िगर होते थे रिमोटली. अच्छा, आप लोग नहीं करते थे? नहीं करते करते. और लेकिन वहाँ पे नॉक टीम थी हमारे NIC लखनऊ में. NIC लखनऊ में लॉक टीम थी, नेटवर्क अच्छा. सेंटर. अच्छा. और वो लोग सेंट्रलाइज वहां पे एक, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, योजना भवन. अगर आपने अच्छा. लखनऊ में कभी गए हो आप लोग तो योजना भवन वहां पे एक है. अच्छा. वहां पे लॉक सेंटर था, एक बहुत बड़ा लॉक सेंटर. उसको NIC इंप्लीमेंट करती थी और उन्होंने SL टेक्नोलॉजीज के बंदे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रखे थे. राइट. राइट, तो वहां पे लॉक पे बंदे बैठे थे हमारे SL के, हम्म. और वो लोग रिमोटली कॉन्फ़िगर करते थे हमारे तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के राउटर्स को. राइट सर. जब मुझे पता चला कि ये वो लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो मुझे बड़ा फील हुआ कि हम क्यों नहीं कर सकते. Why I can't? वैलिड क्वेश्चन. हाँ, तो मैंने उसका कंसोल लिया, उसका कंसोल यूजर पासवर्ड मैंने लखनऊ हेडक्वार्टर से बात की. वो मुझे दे नहीं रहे थे. दिस इज द ट्रुथ. वो मुझे नहीं दे रहे थे पंकज. अच्छा. लेकिन जब मेरे बॉस ने, जो मेरा मैनेजर था, उसने जब मैंने 2-3 चीजें वो मुझे नहीं देना चाह रहा था. राइट. एक बार क्या हुआ कि ऑप्टिकल फाइबर आ रही थी हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, हम्म. BSNL की ऑप्टिकल फाइबर. हम्म. तो वो अपनी हो रही थी. अच्छा. अपनी आ रही थी इंटरफेस पे. तो वो लोग पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मुझे एक्सेस देने के अलावा, क्योंकि वो लोग रिमोट थे लखनऊ से. क्योंकि वो लिंक अपनी आ रहा था, लिंक डाउन जा रहा था. तो आपको आपकी हेल्प चाहिए ट्रबल शूट करने के लिए कि फाइबर एंड माइल पे मतलब अब क्यों नहीं आ रही है. करेक्ट. राइट. तो जब मैं उस राउटर पे लॉगिन किया तो मैंने देखा कि इंटरफेस का प्रोटोकॉल डाउन था. तो मैंने उसमें ट्रबल शूट किया. तो मैंने स्पीड और डुप्लेक्स को चेंज किया और अच्छा. जैसे ही मैंने चेंज किया वो स्पीड इंटरफेस अप आ गया, जो पिछले 3 घंटों से डाउन पड़ा हुआ तो था. आप हीरो बन गए होंगे सर. मेरा मैनेजर बड़ा खुश हो गया. उसने बोला, अविनाश हाउ डू यू नो, मतलब तुम कैसे जानते हो ये सब चीजें. तो मैंने बोला कि मैंने CCNA का रखा है सर, और मुझे बेसिक्स पता है. तो कहता है गुड, वेरी गुड. तो मैंने बोला सर एक फेवर चाहिए था आपका. अब मुझे इस लाइन में और आगे बढ़ना है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो रिमोटली करते हो यहाँ से कॉन्फ़िगर मैं करूंगा अगली नेक्स्ट टाइम से. अच्छा. कैन यू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी इफ यू टेस्ट मी. तो कहता ओके अविनाश, ओके, अच्छा. बट डाउन मत कर देना कुछ. मैंने बोला तो सर मैं डाउन नहीं करूंगा, बट आप मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए. मैंने उस NIC मुरादाबाद के राउटर को कंसोल खोल के देखा जब मुझे सब यूजर पासवर्ड मिल गया था. तो मैंने उसकी पूरी रनिंग कॉन्फ़िग देखी, पूरी इसकी सब कुछ देखा, उसका कॉन्फ़िगरेशन. तो मुझे कहा अरे वाह यार, यहाँ तो बहुत कुछ सीखने को है. क्योंकि जो NIC का पूरे यूपी का जो इंटरनेट ट्रैफिक था, वो मैं जो पहले अब तक समझ रहा था कि NIC लखनऊ से जा रहा है, वो लखनऊ से नहीं जा रहा था. अच्छा. यू वुड बी सरप्राइज, वो NIC दिल्ली से जा रहा था, सीजो कॉम्प्लेक्स लोधी रोड से. ओके. मैंने जब उसका टेस्ट आउट किया तो मैंने बोला, तो जब मैंने मैनेजर को, फिर जब मेरा इंटरनेट ट्रैफिक नहीं चल रहा था, तो एक दिन क्या हुआ कि इंटरनेट ट्रैफिक नहीं चल रहा था. तो मेरा जो DIO था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जो उसको मैं रिपोर्ट करता था, उसने बोला अविनाश लखनऊ वालों को फोन करो,
वो इंटरनेट नहीं चल रहा हमारा LIC का। अच्छा। तो मैंने बोला नहीं सर, लखनऊ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दिल्ली साइड में है। तो बोला हाउ डू यू नो? मैंने बोला सर मैं जानता हूँ दिल्ली हेडक्वार्टर पे बिकॉज़ problem आपने है। ट्रेस ले रखा Yes, होगा, trace ले आपने रखा होप है। दे रखा होगा। Yes, yes। हाँ, तो मैंने LIC, तो मैं उन्होंने बोला कि अभिलाष आर यू श्योर? मैंने बोला ये सर, आप दिल्ली LIC दिल्ली में अगर किसी को जानते हो लॉक सेंटर में, LIC दिल्ली लॉक सेंटर को आप उनको फोन करो, वहां पे है। और ये अच्छा। मुझे लगता है पूरा ग्लोबल आउटेज है, ये आउटेज है, LIC की लाइन पूरी आउटेज है। तो वहां जब उन्होंने पता किया, उन्होंने उनके कॉन्टेक्ट, तो उन्होंने ये बात सच पाई। और वो मेरे बॉस भी सरप्राइज हो गया कि वाओ यू नो, मतलब कि, और मेरे आसपास की DIOs जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो रामपुर DIO जो मुरादाबाद के पास एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है रामपुर DIO, वहां तक बात पहुंच गई कि ये कोई बंदा है जिसको इतना कुछ पता है। जिसको इतना पता है। तो वो आए मेरे पास और वो स्पेशली मुझसे मिलने आए, वहां की DIOs है सब अच्छा। कि अभिलाष यार तुम मेरे रामपुर में आओ, और मैं हमारे जो जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उससे हमारी जो चकबंदी कार्यालय है, और जो, क्योंकि मैं जिलाधिकारी आवास में बैठता, जिलाधिकारी कार्यालय ये पूरा ये डोमेस्टिक कस्टमर्स है, Yes, राइट? yes, मतलब domestic। पूरा कंप्लीट हिंदी Complete मीडियम। domestic, domestic। अच्छा, अच्छा। हिंदी इंग्लिश तो कोई बोल ही नहीं सकता था वहां पे। अगर इंग्लिश आप बोलोगे तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे। ओके। हाँ, तो मतलब इंग्लिश तो वहां कोई बोलता ही नहीं था। तो सर मैं एक, मतलब सॉरी आप अपने कंटिन्यू रखिएगा, मैं भी जानना चाहूंगा कि आप हिंदी मीडियम से इतना मतलब सीखा, और आप आज विप्रो जैसे MNC में काम कर रहे हैं जो कि प्योर इंग्लिश में ग्लोबल कस्टमर को मैनेज कर रहे हैं, तो इसका जवाब मैं सुनूंगा आगे चल के। हाँ। लेकिन अपनी स्टोरी कंप्लीट करिए, हाँ। क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो मतलब मैं फिर उसपे पहले मुझसे पूछने लगा कि अभिलाष, मैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट जज हैं, डिस्ट्रिक्ट और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जो ऑफिसर्स है, PP ऑफिसर्स, उन सबको कनेक्ट करना है हमें। अच्छा। तो मैंने कई सारे ऑफिसर्स को कनेक्ट करवाया, उनको L2 स्विचेस से एक्सटेंड करवाया, L2 स्विचेस से, और मैंने नेटवर्क का, क्योंकि मेरे पास /24 का सबनेट था, तो हमने आराम से उस सबनेट को एक्सटेंड करा दिया। वो सिंपल एल्बर्ट था, लेकिन वो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी चीज थी। राइट, वो बहुत बड़ी चीज थी। मेरी आसपास लोग मुझे पहचाने लगे कि यार विलास कोई है बंदा जो रामपुर मुरादाबाद में जो नॉलेज है। तो मेरी LIC लखनऊ तक बात पहुंच गई थी। तो LIC लखनऊ में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सर का, वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है। अच्छा। त्रिपाठी सर, वो त्रिपाठी सर है, तो वो जान गए थे कि हाँ इस बंदे में दम है, he has the potential। खैर मैंने वहां पे सीखा। फिर मैंने वहां पे उस वक्त मैंने चीजें सीखी, मुझे कई चीजें नहीं भी पता थी रनिंग कॉन्फ़िग में, क्योंकि मैं CCNA नहीं किया हुआ था, तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। उससे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आप राउटर कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारी रहती है सर, और लाइन बाय लाइन आपको कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए आपको CCI लेवल की नॉलेज चाहिए, एटलीस्ट CCNA लेवल की नॉलेज चाहिए। और एक इंसिडेंट हुआ जब पोस्ट मुझे, तब मुझे लगा कि अब यहाँ पे 2 साल हो गया, मैं ज्यादा अब जितना सीख रहा था मैंने सीख लिया CCNA लेवल पे, जितना मैंने प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले लिया, क्योंकि मैंने सीखने की बहुत ज्यादा मेरे अंदर लर्निंग पावर थी, वो मेरे अंदर झील रहती थी सीखने की। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरा पोस्ट ऑफिस वाले आए, मुरादाबाद वाले, उन्होंने बोला कि आपके LIC से हमें लाइन ले ली है, हमें बोला गया कि LIC हमें लाइन देगी और आप हमारा नेटवर्क एक्सटेंड करोगे। तो मुझे लगा कि हमारे पास तो सबनेट खत्म हो चुके हैं, हम इनको कैसे देंगे? पोस्ट ऑफिस तो बहुत बड़ा ऑफिस है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉई है, बहुत सारे PCs है। उन्होंने बोला कि हमें 100 IPs चाहिए एटलीस्ट। मैंने 100 IPs तो हम प्राइवेट पब्लिक मांग रहे थे, प्राइवेट IP मांग रहे थे, प्राइवेट IP मांग रहे थे। तो मुझे लगा ये कैसे? तो मैंने जब उनसे बोला, अपने LIC लखनऊ बात की मेरे, तो उन्होंने बोला कि अभिलाष वी विल सॉल्व इट। मैंने बोला आप बताओ कैसे सॉल्व करोगे? राइट। तो बोला कि एक VRF होता है, वो उसके थ्रू कर लेंगे, उनको अलग राउटिंग टेबल उसकी बनाएंगे। ओके। तब मैंने फर्स्ट वर्ड सुना था VRF के बारे में, ये तब मुझे उसने हिट कर गया कि इसका मतलब जो है कि अब मेरी लिमिटेशन खत्म हो चुकी है, यहाँ पे जितना सीख रहा था सीख लिया, अब मुझे आगे बढ़ने के लिए CCNP करना पड़ेगा। ओके, राइट। तो फिर मैं वहां से आया, और फिर मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ रही थी, जब मैं एक्सपोजर जितना ले रहा था ले लिया था। मुझे लाइफ में अल्टीमेटली मनी इज द मेन मोटिव, राइट? तो मैं आया, फिर मैं दिल्ली आया। मतलब आप मुरादाबाद से दिल्ली आए? मुरादाबाद से दिल्ली आया। तो कोई जॉब आपको मिली, डायरेक्ट ऐसे ही आ गए आप? नहीं, मैं डायरेक्ट ऐसे ही आ गया, जॉब छोड़कर। हाँ, जॉब छोड़ के मैं डायरेक्ट आ गया। सर बहुत बड़ा करियर चाहिए, बहुत बड़ा करियर वो रिस्क लिया मैंने। अच्छा। डायरेक्ट आया, और वहां पे फिर मैंने फिर वहां पे मैं CV लेके जाता था, और वहां पे मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं ऐसे अकेले सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, राइट? क्योंकि मुझे CCNP करना था, राइट? और CCNP के लिए मुझे फीस का पैसा चाहिए, और मैं घर से नहीं लेना चाह रहा था, राइट? तो मैं वहां पे एक इंस्टीट्यूट था, तो मैंने कहा कि मैं आपके बच्चों को CCNA पढ़ा दूंगा। अच्छा, दिल्ली में? हाँ, ऐसे दिल्ली में। अच्छा। इस वक्त मैं उस जगह का बोला GK गेटा क्लास में एक इंस्टीट्यूट है वहां पे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हम आपको 10,000 रुपीज देंगे, आप हमारे बच्चों को CCNA पढ़ाओ, जो आपने UP सॉल्व में सीखा है वो आप उसकी आर्किटेक्चर आप सिखाओ और बच्चों को पढ़ाओ, राइट? तो मैंने उसके लिए 10,000 रुपीज मुझे मिलते थे, उससे मेरा मैं अपना सर्वाइव करने लगा। मतलब एक तरह से जॉब छोटी थी, उसका आपका एक जो डेली के खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उस समय 10,000 बहुत होते थे, आई थिंक। मतलब 2007-8 10 के बाद फिर तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट मनी। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं CCNP का एक जगह है वहां पे दिल्ली में,
बीकाजी गांव पैलेस, हम्म, वहां पे मैं सीसीएनबी का कोर्स करने लग गया वहाँ से, राइट। हम्म, मैंने वहां पे फिर बीआरएफ जाना, सब जाना। तब मुझे, जब मैं एनआईसी मुरादाबाद के राउटर कॉन्फ़िगरेशन को कोरिलेट करने लग गया उस चीज से, तो मुझे लगा कि अच्छा इस चीज का मतलब ये होता है, ये उस कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये था, राइट। अब मैं समझ गया पोस्ट ऑफिस और कनेक्टिविटी उन्होंने कैसे दी, राइट। मतलब वो आपके दिमाग में अभी भी चल रहा अभी भी था। चल रहा था, वो दिमाग में था मतलब कि कोई मैं बताने कैसे वाला नहीं होगा, हाँ, कोई मेंटर नहीं किया होगा कि भाई हाँ, इसके पीछे मुझे लॉजिक कोई क्या होता है, हाँ, क्योंकि उस समय उतना यस, आई थिंक यूट्यूब भी नहीं था, लोग यस, इतना यस, अवेयर, यस, उतना डिजिटलाइजेशन भी नहीं इतना था, नहीं था, तो इतना नहीं बहुत था, चैलेंज था। यस। हाँ। तो फिर मैंने सीखा, फिर सीसीएनपी पढ़ाई शुरू की, बीकाजी कांपने जाता था, फिर मैंने एक रूम ले रखा था, वहां पे रुक जाता था, पढ़ाई करता था, वही स्टडी करता था और इंस्टीट्यूट भी पढ़ाता था। बस वहां पे रोडवेज, दिल्ली रोडवेज बसों से आता था, बसों से ट्रेवल करता था, बहुत उस तरह किया। उसके बाद मेरी भारतीय एयरटेल में जॉब लगी। अच्छा, भारतीय एयरटेल में 2 महीने में लकीली मेरी जॉब लग गई। भारतीय एयरटेल हाँ, में। भारतीय एयरटेल उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मैंने 2 राउंड इंटरव्यू लिए, मैंने क्रैक किया। अच्छा। फिर भारतीय एयरटेल चूंकि आईएसपी था, तो मुझे वहां पे आईएसपी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल गई। और जब मैंने वो चीज देखी तो मुझे, और मैंने उसमें एक्सपोजर किया। लेकिन अभी तक कैच ये है कि अभी तक मैं सारे देसी क्लाइंट से डील कर रहा था, राइट। अब आपका जो क्वेश्चन है कि मैं कैसे आया मैं इस पे आऊंगा सर, लेकिन इससे आगे मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आपने एनआईसी से स्टार्ट किया सर, और आप भारतीय एयरटेल में गए, फिर अभी आप नेटवर्क आर्किटेक्ट पे कैसे पहुंचे, मतलब क्या आपने ऐसा किया, मतलब बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से आपने स्टार्ट किया, और फिर आप कौन कौन सी कंपनी में काम किया और क्या क्या सीखा, थोड़ा उसके बारे में ब्रीफली बता दीजिए ताकि ऑडियंस को पता चल जाए। मैंने टेक महिंद्रा ज्वाइन की। मैंने टेक महिंद्रा में, मैं सही बताऊं पंकज, मैंने टेक महिंद्रा से बहुत कुछ सीखा। मैंने काफी कुछ टेक महिंद्रा से भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि टेक महिंद्रा में मुझे एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ कि मुझे एक माइग्रेशन कर रहा था, और मुझे मेरे साथ के जो कलीग थे वो मुझे इतना सीरियसली ले रहे थे। उन्हें लगा कि इतना इसको नहीं नॉलेज है, इतना नहीं नॉलेज है। तो मैंने फिर उस पे जीएस3 सॉफ्टवेयर उस वक्त बहुत चलता था, जीएस3 सॉफ्टवेयर आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। अच्छा, तो मैंने उस पे लैपटॉप पे खूब प्रैक्टिस की, खूब 7-8 राउटर बनाए, और उस पे बीजीपी चलाई, यूएसपी चलाया, बहुत रूट रिफ्लेक्टर बनाया, बहुत सारी चीजें चलाई, बहुत सारी चीजें की। उससे जो मैंने ज्ञान अर्जित किया, जो नॉलेज है, जो कॉन्फिडेंस गेन किया, उससे फिर मैंने 2 साल बाद एसएल कॉर्पोरेट का इंटरव्यू क्रैक किया। उसके बाद मैंने वहां भी काम किया, शास्त्री पार्क डेटा सेंटर, एलआईसी का ही था, एलआईसी का शास्त्री पार्क डेटा सेंटर। वहां पे मैंने डेटा सेंटर को देखा, फाइल फिजिकली देखा, फिजिकली अपनी आंखों से देखा शास्त्री पार्क डेटा सेंटर कि वहां पे सर्वर कैसे लगे होते हैं, फैब्रिक एक्सटेंडर कैसे, फैक्स कैसे लगे होते हैं, नेक्सस स्विचेस कैसे लगे हुए हैं, फायरवॉल कैसे लगी हुई है। लेकिन अभी भी उतना मुझे डिटेल नहीं पता था, इन डेप्थ नहीं पता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। फिर मैंने शास्त्री पार्क के बाद फिर जब मैंने वहां थोड़ा L2 लेवल का काम किया, L2 लेवल का, उसके बाद मुझे वहां मुझे लोड बैलेंसर के बारे में पता चला कि लोड बैलेंसर क्या है, F5 लोड बैलेंसर के बारे में। मुझे एप्लीकेशन पता चला कि एप्लीकेशन किसके पीछे होती है, क्या होता है, वेब क्या होता है, ये सब मैंने देखा। उसके बाद फिर मेरा ब्रिटिश टेलीकॉम का मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, बीटी में मैंने एज ए इम्प्लीमेंटर काम किया, बीटी एज ए इम्प्लीमेंटर। वहां पे मैंने एज ए L3 आ गया था बीटी इम्प्लीमेंटर में। अच्छा। और मैं इम्प्लीमेंटेशन में काम करता, मैं काफी बड़ी माइग्रेशन करता था। वहां मैंने एक अवार्ड भी जीता। बीटी तो इट्स अ ग्लोबल कंपनी है, आई थिंक बहुत अच्छी कंपनी है, लोगों का ड्रीम होता है काम करने के लिए। यस, इट वाज वेरी नाइस एटमॉस्फेयर ओवर देयर, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर। मुझे लगता है कि अब तक जितनी मैंने कंपनी काम किया उसमें बीटी का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा। तो बीटी में मैंने काम किया एज इम्प्लीमेंटर, और फिर उस इम्प्लीमेंटेशन टीम में मैंने काम किया। मैंने वहां अवार्ड भी जीता है, ग्लोबल अवार्ड KSR प्रोजेक्ट में। अच्छा। हाँ, KSR प्रोजेक्ट था, वहां पे उसमें 1000 स्विचेस थे, स्टैक स्विचेस को स्टैक स्विचेस में कन्वर्ट करना था। एक स्टैक स्विचेस एक टेक्नोलॉजी होती है, आप जानते होंगे पंकज जी। और स्टैक स्विचेस बहुत उस टाइम पे बहुत ज्यादा चलता था। स्टैक स्विचेस आज भी चलता है, आज भी ऐसा नहीं कि आज भी यूज कर रहे हैं कस्टमर्स स्टैक स्विचेस को। और स्टैक स्विचेस पे मैंने बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज ले ली थी स्टैक स्विचेस पे, और मुझे अवार्ड भी मिला था मुझे 1000 साइट्स को माइग्रेट करने का। अच्छा। हाँ, मुझे अवार्ड मिला था, और मुझे 5000 रुपीस का एक वाउचर मिला था। बहुत बड़ी बात होती है सर, मनी डजंट मैटर, बट इतने बीटीएस से ग्लोबल कस्टमर के साथ आपको अवार्ड मिला। 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग मुझे मिली थी। अच्छा। तो मैंने वहां पे कुछ काम किया, कुछ दिन काम किया, फिर मुझे लगा कि मुझे आगे और बढ़ना है, मेरे अंदर आग थी। अच्छा। क्योंकि मेरी सैलरी अभी भी लो थी। ओके। एज आई टोल्ड यू कि मैं यूपी सॉल से आया था, डोंट फॉरगेट इट, मैं यूपी सॉल से आया था। हां, मैं समझ सकता हूं सर कि सैलरी अब क्या थी, तो मैं अभी भी कम सैलरी पे चल रहा था, राइट। हां, राइट। तो मुझे उस लेवल पे पहुंचना था। तो मेरा ख्वाब था एज अ ड्रीम। तो मुझे पता था कि मैं ऐसे नहीं पहुंच सकता, मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी, एफर्ट भी डालना पड़ेगा, और मुझे इंटरव्यू पीछे के बैकलॉग है उनको मेंटेन भी करना है, राइट, मेंटेन भी करना है, राइट, मेंटेन भी करना है, क्योंकि मैं अभी भी बहुत पीछे चल रहा था। राइट सर।
तो उसके बाद फिर मैंने ऑरेंज का इंटरव्यू क्रैक किया। Orange Business Server. Yes, Service, Orange like Business I Server. think French company, Yes, right? French company. French Telecom, one of the Yeah, biggest yeah. French company, right? यस कंप्लीट, हाँ. ये साइबर हब में उसका ऑफिस है। साइबर हब ऑफिस है। मैं उसमें एलटीटी में गया था, सीनियर एलटीटी में गया था मैं, आईपी एक्सपर्ट। आईपी एक्सपर्ट, आईपी एक्सपर्ट अरे वाह। गया था मैं। हम्म, मैंने वहां पे उनके सारे क्लाइंट्स, और वहां पे बहुत चैटबॉट, मुझे अगर आप देखोगे, अगर मैं बोलूं तो टेक महिंद्रा में मैंने बहुत कुछ सीखा, इंटरप्राइज नेटवर्क। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आईएसपी बैकबोन कैसे काम करता है, वो मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग पंकज मैंने ऑनर से सीखा है। सर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आईपी बैकबोन कैसे काम करता है। ऑडियंस को पता चलना चाहिए ना कि भाई आईएसपी बैकबोन होता क्या है। कैसे, आपने बोला कि आपने डेटा सेंटर देखा है, हाँ, वो भी आपको बताना है कि डेटा सेंटर होता क्या yes, है। correct. इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने जर्नी को कंटिन्यू रखिए सर अभी आप। फिर मैंने ऑल बिजनेस सर्विसेज में मैंने आईएसपी बैकबोन को एक्सपोजर किया। मैंने कहा अच्छा ओके, जो मैं देखा करता था, सोचा करता था, मैं इमेजिन करता था कि एचसीएल, टेक महिंद्रा, इस सब का ट्रैफिक जाता कैसे है, कैसे जा रहा है आईएसपी में, इंटरनेट ट्रैफिक में कैसे जा रहा है, कैसे ये लोग एमपीएलएस के थ्रू कैसे कर रहे हैं कम्युनिकेट फिजिकल, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ऑरेंज में, ऑरेंज की पी राउटर पे मैं काम करता था। आप जानते होंगे पी और पी राउटर का मतलब क्या होता है, तो प्रोवाइडर राउटर, एंड इवन आई वर्कड ऑन पी राउटर। तो मुझे पता था कि, तो मैंने जब वहां देखा कि ओ ओके द ट्रैफिक फ्लोज थ्रू दिस वे, मतलब वहां पे तब मुझे पता चला कि आरडी का क्या यूज है, कितना बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है, कि आप रूट लिंकिंग भी नहीं होती है, राउट टारगेट, हाँ राउट टारगेट, राइट, राउट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, वीआरएफ, एमपीबीजीपी, या राइट। तब मुझे पता चला कि ओ ये चीज है, मतलब इस तरह से ट्रैफिक जाता है, सारे कस्टमर्स का ट्रैफिक एक पाइप के थ्रू, एक सिंगल पाइप के थ्रू, एक सिंगल इंटरफेस पे। आप वो लोग कोई अलग, देखिए अगर आप किसी कस्टमर को अलग पाइप दे रहे हो, अलग इंटरफेस दे रहे हो, तो कस्टमर पैसा चार्ज करेगा, आईएसपी पैसा, वो तो कस्टमर भी नहीं चाहता कि ज्यादा पैसा दे, तो एक सब इंटरफेस वो लोग बनाते हैं, वो सब इंटरफेस से बनाते हैं। हम लोग को लगता है कि हमारे आईएसपी से हमारे कस्टमर पे अगर मॉडल रखा है, तो उन्हें लगता है कि हम आईएसपी पे डायरेक्ट केबल गए, आईएसपी पे से कनेक्ट होगी। ऐसा नहीं होता है, बीच में बहुत सारे L2 स्विचेस भी आते हैं, और जिनके वो विलेट फ्लो कराते हैं, राइट, और वो कस्टमर और वो राउटर पे माइग्रेट, वो सब इंटरफेस पे वो विलेट मैप होती है, राइट, उससे फिर वो जाता है, फिर वो सब इंटरफेस उस पर्टिकुलर वीआरएफ पे मैप्ड होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अग्री कर रहा हूं। और फिर उस वीआरएफ एक्सपोर्ट आरटी और इंपोर्ट आरटी लेती है, जिससे आप एक्सपोर्ट करते हो रूट और इंपोर्ट, जिससे आपका रूट लिंकिंग। तो ये सारी चीजें आप सर डीप में सीखे ऑरेंज बिजनेस में। यस करेक्ट। तो मतलब आप तो बिल्कुल आईएसपी के नेटवर्क के एक्सपर्ट हो गए। फिर इसके बाद सर क्या किया आपने? मैंने वहां पे भी, मैं आपको बताऊंगा, ऑरेंज में मेरी ऑरेंज में भी मुझे अवार्ड मिला। अच्छा। मैंने एक बहुत अच्छे एक मैं जस्ट आया ही था ऑरेंज में, मुझे मुश्किल से 25-30 डेज हुए होंगे, और मेरे सीनियर्स वहां पे सीनियर जो बंदे पहले से कई 2-3 सालों से काम कर रहे थे, वो मुझे बहुत 20-25 दिन में क्या आप दिखा पाओगे, मतलब आपके तक इंट्रोडक्शन भी नहीं होता, लोगों का कोई भाव नहीं देता, बात भी नहीं करते लोगों, कोई भाव नहीं देता है आपके साथ बैठ के, फ्रैंकली स्पीकिंग आपके साथ कोई चाय पीने नहीं जाता है। अगर आप लोग अगर नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, आप लोग भी कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी 17 साल काम किया है, तो अगर आप किसी भी कंपनी ज्वाइन करते हो, आपको तो 2-3 महीने तो समझने में लगता है कि कंपनी के लोग कैसे हैं, मैनेजर कैसे है, एक आपका कोलैबोरेशन बिल्ड करने में लगता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड सर। तो मैं वहां पे एक दिन क्या हुआ कि एक आउटेज आई, राइट, आउटेज जब आई तो उसमें क्या हुआ, कस्टमर था मेरे साथ, एक कस्टमर लाइन पे था, तो उसने बोला कि सर आउटेज क्या होता है? एक आउटेज होती है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, आउटेज क्या होती है, क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता होगा ना, आप तो बोल दे रहे हैं। तो आउटेज ये होती है कि अगर आपका कस्टमर का ट्रैफिक डाउन हो जाए, कस्टमर का प्रोडक्शन हैम्पर हो जाए, अच्छा, प्रोडक्शन, कस्टमर इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्शन, इज नॉट एबल टू वर्क एनी प्रोडक्शन वर्क, राइट, तो इसे आउटेज कहते हैं, कंप्लीट आउटेज, राइट। तो आउटेज भी कई टाइप की होती है, पार्शियल आउटेज, फुल आउटेज, जैसे P1 है तो फुल आउटेज, अच्छा, P2 इज पार्शियल आउटेज, बिल्कुल कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है, राइट, और P3 उससे लोअर है, तो P1 P2 P3। तो आउटेज का मतलब हमारे लिए ये समझ में आया कि मतलब कुछ ऐसा डाउन हो गया जिसकी वजह से कस्टमर की सर्विसेज, जैसे बैंक चल रहा है, बैंक के अंदर आउटेज हो गया तो आपका ट्रांजैक्शन रुक जाएगा। आप एरोप्लेन की टिकट बुक कर रहे हो, समझ लो एरोप्लेन की साइट बंद हो गई तो आप टिकट नहीं बुक कर पाओगे, आप रेलवे का टिकट बुक करेंगे, रेलवे की साइट बंद हो गई तो आपका मतलब आउटेज हो गया सर। सर फिर कंटिन्यू आगे। तो वहां पे पहले उसको बोला कि, उसने बोला कि अभिलाष मेरा लिफ्ट नहीं चल रहा है, और ये 2-3 दिन से चल रहा था इशू। अच्छा। मैं आया, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी उस दिन, वो रोस्टर सिस्टम में हम लोग काम करते थे 24/7 बेसिस पे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि वो लॉक टीम थी वो, राइट, तो एज आईपी एक्सपर्ट, तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि ओके, तो मुझे जो वहां पे एक होता है कमांड, आप भी जानते हो कि पॉलिसी बेस्ड राउटिंग होती है, PBR, तो PBR एक होती है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, PBR वो होती है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, PBR जो सीसे ने पढ़ लिया, सीसे भी पढ़ है, तो PBR वो होती है कि अगर आप किसी ट्रैफिक को फोर्सफुली डाइवर्ट करना चाहते हो, किसी डेस्कटॉप पे डाइवर्ट करना चाहते हो, मतलब कि वो डिफॉल्ट राउटिंग का पाथ ना लेके
वो एक फोर्सफुली आप किसी डेस्कटॉप मतलब पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना चाहते हो, बिल्कुल, तो वो आप पीबीआर चलाते हो, राइट? मतलब पीवीआर इन शॉर्ट समरी सर हाँ को ऐड करते हुए कि अगर आप नॉर्मल राउटिंग बाईपास करना चाहते हो, हाँ, चाहते हो यस कि मेरा कंडीशनल राउटिंग हो, यस जैसे सोर्स डेस्टिनेशन बेस पे, नॉर्मल राउटिंग हमारा डेस्टिनेशन बेस यस होती है जैसे सर ने बताया, तो अगर उसको आप बाईपास करके आप उसको कंडीशनल राउटिंग करना चाहते हो मतलब सोर्स या डेस्टिनेशन पे, तो पीवीआर हमेशा आपको टॉप में कॉल होता है। यस टॉप पे कॉल। बताइए सर आगे। हाँ, तो वहां पे मैं राउट मैप पे देखा, राउट मैप लगा हुआ था वहां पे पीबीआर में, राउट मैप लगा हुआ था, उसमें सेट डेस्कटॉप इंटरफेस टनल 1 टनल 2 लगा हुआ था, अच्छा, राइट? तो मैंने देखा कि टनल 1 जो था उसका पैकेट, जो टनल वाला भाई जो टनल बनी हुई थी, उस पे मैंने जब पैकेट पैकेट चला के देखा, आईसीएमपी पैकेट साइज और लगा के देखा, डीएफ बिट डोंट फ्रैगमेंट बिट सेट करके और सब कुछ देखा, तो मुझे पैकेट ड्रॉप मिल रहे थे जब मैंने M2 साइज बढ़ाना शुरू किया। एक M2 साइज होता है, दर्शकों आपको बताऊंगा, आप लोग सब पढ़ लोगे M2, तो मैं जब बढ़ाया तो मैंने M2 तो देखा पैकेट ड्रॉप मिल रहे थे मुझे। अच्छा, तो जब मैं लेकिन टनल 2 पे जब किया तो टनल 2 पे पैकेट ड्रॉप नहीं मिल रहे थे, तो मैंने उस प्रायोरिटी को चेंज कर दिया, सेट टेस्ट में टनल 2 और टनल 1 कर दिया। अच्छा, जैसे मैंने किया उसे चलने लग गया कस्टमर का ट्रैफिक। मतलब वो प्राइमरी टनल में इशू था। यस यस प्राइवेट टनल इशू था। कस्टमर वाज वेरी हैप्पी, उसने मेरे मैनेजर और सीनियर मैनेजर को लूप पे रख के मेरी एप्रिसिएशन की। मात्र 25 डेज के अंदर ही। 25 डेज के अंदर जब मैं मॉर्निंग अगले दिन मॉर्निंग में आया ऑफिस, तो मेरा मैनेजर मुझे वॉशरूम में मिला, उसने बोला अभिलाष क्या किया था तुमने कल? तो मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं, कहते नहीं यार तुमने कोई इशू रिजॉल्व किया है, मुझे कुछ एप्रिसिएशन आई है तुम्हारी। अच्छा, मैंने कहा अच्छा। तो वो आया और फिर मेरी टीम के पास आया, उन्होंने जब वो आए तो सब टीम वाले सब खड़े हो गए, उन्होंने बोला कि बीट अभिलाष श्रीवास्तव, ये आप लोग मिलते हो, आप लोग जान ही होंगे कि 20-25 दिन आप लोग साथ हैं, लेकिन आज इनकी एप्रिसिएशन आई है तो मैं आप सबके सामने इनका अवार्ड देना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया और सबने क्लैपिंग की, तो सब उस दिन से मुझे जान गए कि कोई है अभिलाष श्रीवास्तव, है बंदा, इसमें है पोटेंशियल। और फिर वो सब मुझे मैं आपको एक चीज और बताऊं कि वो सब मुझे देखने लग गए थे कि मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे ट्रबल शूट करता हूँ, वो मेरे साथ आगे मतलब वो होता है ना कि आप सबके नजरों में आ जाते हो यस कि दे वांट टू से कि आप टास्क पे कैसे आपने टिकट बढ़ा के लोग देखते हैं। देखो आप लोग नॉक सब में काम करते हो ना, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि अगर आप अच्छा काम करोगे ना तो सब कोई आपके टिकट खोल के भी देखेगा पीछे कि बंदा कैसे ट्रबल शूट करता है। तो ये आप सबके लिए आप एक तरीके से इंस्पिरेशन बन जाते हो। यस करेक्ट। फिर सर ऑरेंज के बाद फिर ऑरेंज के बाद मैंने ज्वाइन किया ब्रिटिश टेलीकॉम, सॉरी एससीएल टेक्नोलॉजीज, अच्छा, एसएल दोबारा एसएल आया। एसएल टेक्नोलॉजीज में दोबारा आया। अच्छा, वहां पे मैं एज L3 आया। तो पहले आप एसएल कॉम्बिनेट डोमेस्टिक में गए थे, एसएल कॉम्बिनेट अभी आप ग्लोबल में आ गए क्योंकि आप बीटी ऑरेंज और अभी yes. मतलब ग्लोबल का ट्रांजिशन बीटी के बाद आपका हो गया। अच्छा ठीक मैं है, आपको बताऊंगा जब मैं ग्लोबल में आ रहा था टेक महिंद्रा जो मेरी फर्स्ट कंपनी, कोई नहीं आप जर्नी कंप्लीट करिए फिर उसको हम समझेंगे सुनेंगे। तो एसएल टेक्नोलॉजीज में जब मैं गया तो वहां पे मुझे मैं आया था, मुझे लिया गया था सिस्को एसीआई के लिए, राइट? अच्छा एसीआई के लिए एसीआई के लिए लिया गया था। तो आप तो सर कहीं एसीआई भी काम नहीं किया, राइट? लेकिन मुझे सिर्फ थ्योरी पता थी। अच्छा आप थ्योरी पता थी आपको? थ्योरी पता थी और मुझे, लेकिन ये सीखा कहाँ? क्योंकि आप तो पहले तो सीसीएनए किया आपने, फिर आप टेक महिंद्रा आ गए, वहां पे आपने राउटर स्विच पे काम किया, फिर आप एनआईसी चले गए, एनआईसी में आपने डेटा सेंटर, लेकिन आप वहां पे आई थिंक L2 इंजीनियर थे, एसीआई कोई आपका रोल नहीं था, एसीआई उसमें नया टेक्नोलॉजी था। फिर आप बीटी गए, बीटी में कोई एसीआई का चक्कर नहीं था, ऑरेंज में आईएसपी था, तो एसीआई सीखा कहाँ से आपने? मैंने अपने आप सीखा। ये बड़ी अच्छी चीज है सर की। देखो यार, देखो यही चीज आपको करना होता है। देखो अभी सर एग्जांपल है, आप लोगों में बोलते रहता हूँ या समझाते रहता हूँ हर बार कि देखो आपको सेल्फ एफर्ट डालना है। जब तक आप सेल्फ एफर्ट नहीं डालोगे अपने ऊपर, खुद एक्स्ट्रा नहीं करोगे चीजों को, तो अब तक आप चीजें नहीं सीख सकते हो। देखो सर ने कैसे मतलब बाकी चीज राउटिंग स्विचिंग कर रहे थे, लेकिन एसीआई इन्होंने खुद थ्योरी पढ़ा और थ्योरी के बल पे आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया। इंटरव्यू क्रैक कर लिया, सरप्राइज, इंटरव्यू क्रैक कर लिया। और इसको एसीआई की कॉल हुई, 2-3 बार कस्टमर कॉल हुई, किक ऑफ कॉल हुई, उसमें मैं गया, मैंने क्वेश्चंस भी रेज किए, सब किया, लेकिन उसके बाद पता नहीं अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट एससीएल को नहीं मिला। अच्छा, वो एक ड्रॉबैक था मेरे लिए, क्योंकि मैं ऑरेंज जैसी कंपनी को छोड़ के आया था और मुझे बोला गया कि अभिलाष फिर मैं, लेकिन लकीली मुझे प्रोजेक्ट मिल गया था, प्रोजेक्ट था मेरे पास, लेकिन सिस्को एसीआई नहीं मिला था, क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं मिला था कस्टमर को, मेरी एसएल टेक्नोलॉजीज को। तो मेरे पास मेरा मैनेजर बोला कि अभिलाष तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि अभिलाष, या तो तुम एनएसएसटी पे काम करो या फिर एनएसएसटी पे, या तो तुम बेंच पे जाओ। बेंच पे जाना मुझे पता था, बेंच पे आना बहुत खतरा होता है, बहुत रिस्क होता है, एज ए पंकज सर जानते हैं बेंच पे आना कितना खतरा होता है। बिल्कुल। तो क्योंकि इसमें बिलिंग का बहुत बड़ा इशू होता है, अगर आपकी बिलिंग हाई है तो और भी ज्यादा इशू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं पता होता बेंच क्या होता है। देखो बेंच क्या होता है कि जैसे सर का साथ ऐसा हुआ कि प्रोजेक्ट सर का नहीं मिला, सर को बेंच पे डालने की बात चल रही थी। बेंच का मतलब ये है कि आपको विद इन सर्टेन टाइम 90 डेज के अंदर आपको प्रोजेक्ट लेना है। जैसे विप्रो हो गई, एचसीएल हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां हो गई, उनके यहाँ बेंच सिस्टम, मतलब बेंच मतलब होता है एक बैक ऑफ द रिसोर्स, मतलब एक फ्री रिसोर्स में पड़ा हुआ है, उनको किसी प्रोजेक्ट में फिट करना है। तो आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कंपनी में चले गए तो आपको ऐसे ही इंटरव्यू अपने आप आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, नहीं।
आपकी कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, 100 प्रोजेक्ट होंगे, 200 प्रोजेक्ट होंगे, 50 प्रोजेक्ट होंगे। आपको उन प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है, एचआर आपको बताएगी कि यहाँ पे आपके स्किल सेट के हिसाब से जॉब निकली हुई है। फिर आपको वहां इंटरव्यू देना है, और फिर उस इंटरव्यू को क्रैक करोगे तब आप फ्लोर पे जाओगे, बेंच से बाहर जाओगे। अगर 3 महीने तक आपने नहीं किया तो एग्जिट का भी रास्ता खुल जाता है। अविनाश सर, थोड़ा इसके बारे में भी, मतलब राइट है? बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं आप। बेंच बहुत मैं यही बोलूंगा सबको, दर्शकों को भी, कि बेंच बहुत खतरनाक चीज है किसी भी कंपनी में। क्योंकि बेंच का मतलब अल्टीमेटली एक्चुअली क्या है कि कंपनी आपको जो सैलरी दे रही है वो अपनी जेब से दे रही है, कस्टमर के पैसे से नहीं दे रही है। और ये बहुत रिस्क हो जाता है, ये बहुत रिस्क हो जाता है। और एक टाइम पीरियड खत्म हुआ था, और एक टाइम पीरियड होता है, हर कंपनी के पास एक टाइम पीरियड आपको देती है, फिक्स टाइम पीरियड, कि अगर आपको उससे प्रोजेक्ट लेना है और नहीं तो फिर आप प्लीज आप सिव अलाउंस लेके या जो भी अलाउंस लेके आप निकल जाओ, सॉवरेन अलाउंस देकर लो बाहर करते हैं। फिर सर आप फिर क्या किया? तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास ऑप्शन दो ही है अविनाश, या तो हाँ। एलएसएसटी पे काम करो, या तो मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम आई वाज हियरिंग दिस वर्ड एलएसएसटी, फर्स्ट टाइम रियली। तो बिल्कुल सर, आई डिडंट नो दिस वर्ड, आई डिडंट नो दिस टेक्नोलॉजी, मैं फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस टेक्नोलॉजी, सो हाउ कैन आई सर्वाइव, हाउ कैन आई डू दिस। मेरे सर ने बोला, मेरे बॉस ने बोला कि अविनाश, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, if you want I can release you from this project and you can go to the bench, and if you have the potential, if you can do this, then definitely I will give the opportunity, right. तो मैंने बोला ओके, लेट्स डू दिस समथिंग। तो दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा, VMLSST अब तक सबसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी थी जो अब तक मैंने फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द NIC मुरादाबाद टिल ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज, बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी। क्योंकि अब तक हमने जितना भी काम किया वो फिजिकल पे काम किया, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल सब कुछ, एवरीथिंग वाज फिजिकल। लेकिन VMLSST लॉजिकल थी, वो मतलब पूरा वर्चुअलाइजेशन। मैंने जब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर वर्चुअलाइजेशन, इसमें हम बात करेंगे डिटेल में वर्चुअलाइजेशन में। हाँ बताइए सर। तो मैं जब गया तो मैंने देखा कि यार ये क्या चीज है, ये है क्या चीज। मैंने जब उसके YouTube पे लेक्चर देखे या गूगल पे देखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि राउटर्स है सब लॉजिकल, स्विचेस है सब लॉजिकल, राइट, हर चीज लॉजिकल, केवल जा किधर रही है। मुझे बहुत परेशान हुआ था सुन, मेरे तो सर के ऊपर से निकल गया। मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि यार कि लगता है मुझे बेंच में जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे अपनी हार नहीं मानना, मुझे अपनी जर्नी याद थी कि मैं वो बंदा हूँ जो यूपी सॉल्व एक देसी क्लाइंट से, एक कलेक्टेड से निकला हुआ बंदा जो यहाँ तक पहुंचा। तो मेरे अंदर मुझे अगर बेसिक्स पता है, लेकिन मुझे इतना पता था कि नेटवर्क की दुनिया चाहे जो भी हो, बेसिक्स कभी नहीं बदलता। ये आपने बहुत सही बोला सर। देखो एवरीवन लिसन, मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूं, सर भी समझा रहे हैं, बेसिक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। और मैं हमेशा बोलता हूं बेसिक्स पे काम करो। दुनिया में वर्चुअलाइजेशन नेटवर्किंग करो, क्लाउड नेटवर्किंग जिसको वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं, NSXT भी उसी का पार्ट है सर, राइट? अग्री करेंगे आप मेरे से? NSXT भी क्लाउड का ही पार्ट है। वहां पे BGP चलता है, वहां पे OSPF चलता है, वहां पे विलन होती है, वहां पे स्टैटिक राउट होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ वहां होता है। तो बेसिक जो आपने सीखा है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन। यस, थैंक यू सो मच ब्रिंगिंग दिस पॉइंट सर, कंटिन्यू करिए। तो मुझे पता था कि आप है तो आप तो चलेगी, आप तो हर जगह जनरेट होगी, आपके पास कुछ चलेगा ही नहीं, राइट। स्विच लर्न करेगा ही, सोर्स बैक से लर्न करेगा, अपनी कैपेबल बनाएगा ही, राइट। यहाँ भी कैपेबल होती होगी, राइट। राउटर वो अपने LTSY बनाएगा ही, LTSY होगी उसमें, राइट, वो राउटिंग टेबल बनाएगा ही, राइट। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे राउटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थे, सारी XI होस्ट पे थे, लॉजिकल, सबके पास राउटिंग टेबल सेम है। तभी यहाँ पे जो राउटिंग हो रही थी अभी, तो मुझे लगा कि ये लोग कस्टमर यूज क्यों कर रहे हैं इसको, LSST को। मैंने इसको जानने की कोशिश की कि हमारी फिजिकल क्या कम रह गया था, क्या उसमें ऐसी क्या कमी थी जो LSST यूज कर रहे हैं, क्या ऐसा था, राइट। तो मुझे लगा अरे वाह यार, दिस इज द ब्यूटी। तब जब मुझे पता चला, जब मैं उस डेप्थ में घुसा, तब मुझे पता चला वाह, अभी तक हमारे लेगेसी में क्या था कि अगर आपको L3 पे जाना था, राउटिंग करनी थी, तो आपको L2 बहुत सारे L2 स्विचों पे L3 तक आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी। आपके पास एक ही बॉर्डर राउटर है, बॉर्डर स्विचेस है, जहां पे आपको ट्रैफिक जाता था आपका, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्लोजेस्ट टू द राउटिंग जो हो रही है वो क्लोजेस्ट टू द सोर्स हो रही है, जहां पे ट्रैफिक पैकेट इंजेक्ट हो रहा है, पैकेट इनिशिएट हो रहा है, वहीं पे ही राउटिंग हो रही है। दिस इज द ब्यूटी। मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपका सोर्स, अगर आपका लैंड कहीं
बैगेट कर गया कहीं दूसरे स्विचेस में, कहीं दूसरे, तो आपको फिर से राउटिंग उसके लिए चेंज करनी पड़ती थी, सब कुछ चेंज करना पड़ता था लिगेसी में, राइट। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका लैन आपका चेंज भी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट आप शिफ्ट भी कर रहा है, तो उसकी L3 SPI हमेशा वही रहेगी, उसका L3 बैक वही, वर्चुअल बैक वही, वर्चुअलाइजेशन की ब्यूटी है सर, यही। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि व्हाई आर क्लोजेस्ट टू द सोर्स। फिर मुझे एक और अच्छी लगी बात उसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल फीचर, बहुत ही अच्छी, कि आपकी जो पैकेट जहां से इनिशिएट हो रहा है वहीं पे फायरवॉल पैकेट इंस्पेक्शन हो जा रहा है। अच्छा, ये वहीं पे पैकेट ड्रॉप हो रहा है, वहीं पे पैकेट अलाउ हो रहा है। ये भी मुझे बहुत चीज लगी, डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल रूल, कि मतलब आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी फायरवॉल रूल आपने इंजेक्ट किया तो सारी एक्सआई होस्ट पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल रूल वो आपके फ्लो कर गए, राइट। ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। तो ये कुछ चीजें मुझे तो ये यहाँ पे आप NSXT का पूरा आप मतलब वहां पे सीखे, फिर सडनली SCL के बाद फिर कहाँ गए सर? हाँ, मैं एक बार बताऊंगा। तो वहां पे मुझे लोग, मैं जब NSXT पे जब आया वहां पे, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा NSXT पे, तो वहां पे भी मेरी टीम के लोग, उनको लगा कि फिजिकल वर्ड से आया, ये इतना नहीं समझ पाएगा, मुझे लाइटली लेते थे, राइट। आप बिलीव नहीं मानोगे पंकज, मैं इसमें अपनी वो नहीं कर रहा हूँ कि मतलब मैंने 2 महीने के बाद, 2 या 2.5 महीने के बाद पूरी टीम मुझसे कंसल्ट करने लगी थी। पूरी टीम मुझसे कंसल्ट करती थी। आई वाज द वन हु टेक द पैकेट कैप्चर ऑन द EXI होस्ट लिनक्स पे। मतलब मैं उस लेवल पे घुस चुका था, मैं उस लेवल पे ट्रबल शूट आ गया था, उस लेवल पे लिनक्स पे आप मतलब कि पूरे लिनक्स कमांड के थ्रू, क्योंकि ESXi में ESX टॉप, वहां पे EXI कमांड चलते हैं, EXI के अलग कमांड चलते हैं, उनकी PKT कैप करके होता है, राइट। वो बहुत अलग यूनिवर्सल एजेंट होते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा उसके पैकेट कैप्चर लेने एक राउटर पे और EXI होस्ट से बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत ही डिफरेंट। मतलब एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए मतलब एक नया दुनिया है वो, ये नई दुनिया है, क्योंकि हम तो पढ़ते नहीं है। यस और मैंने सीखा, आई लर्न लॉट फ्रॉम। और मुझे कैसे पता चला, मुझे एक लिनक्स का बंदा वहां था मेरी ओडीसी में, ओडीसी एक होती है वहां, ओडीसी में एक बंदा था, उसने मुझे हेल्प की लिनक्स पे की कमांड कैसे चलाते हैं पैकेट कैप्चर। तो मैंने लिनक्स से कमांड सीखे और मैंने देखा कि पैकेट कैप्चर लेते कैसे, उसमें कैसे क्या देखते हैं, कैसे वो सब होता है, तो मैंने वो पूरा सीखा, राइट। और फिर मैं पैकेट कैप्चर लेने लग गया था, जो ऑन साइट वाले बंदे लेते थे, जो अंग्रेज जो फॉरनर्स लेते थे, मैं लेने लग गया था। तो मेरा सीनियर मैनेजर वो मुझे सीधे डायरेक्ट कॉल करता था, कमलाश यार तुम प्लीज कम जॉइन दिस कॉल, यार कोई नहीं ले सकता पैकेट कैप्चर, किसी बात नहीं है, तुम ये कैसे बंदे हो जो वायरशार्क को पढ़ लेते हो। मैं पैकेट कैप्चर लेना भी कोई बड़ी चीज नहीं है। वायरशार्क क्या होता है सर? वायरशार्क एक ऐसा टूल है, एक बहुत अच्छी चीज है नेटवर्क की। अगर आप, मैं दर्शकों को आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको नेटवर्क की इन डेप्थ नॉलेज लेनी है ना, तो वायरशार्क जरूर पढ़ो। अगर आपको ट्रबल शूटिंग सीखनी है ना, तो आपको वायरशार्क जरूर आना चाहिए। वायरशार्क आपको पर पैकेट बेस बताता है कि पैकेट का फ्लो कैसे हो रहा है, उसका लेयर 1 क्या रहा है, लेयर 2 पे कैसे पैकेट बन रहा है, लेयर 3 पे कैसे पैकेट बन रहा है, लेयर 4, लेयर 5 प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, जो आपने 7 लेयर पढ़ी वो पूरा उसमें पैकेट कैप्चर में होता है। अच्छा, सब कुछ होता है उस पे। आपको पता चल जाएगा कि पैकेट कैप्चर में पैकेट ड्रॉप कहाँ हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या इशू है। आप पैकेट कैप्चर के फ्लो चार्ट को एनालिसिस करके आप पता कर सकते हो। मैं सर एक इंटरप्शन करना चाहता हूँ, मतलब कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर है या क्लाउड इंजीनियर है, तो उसको वायरशार्क सीखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पैकेट कैप्चर का हमारा टूल है, पैकेट कैप्चर टूल है। मुझे तो लगता है कि अगर आप ऐसे L3 काम कर रहे हो और अगर आप किसी ट्रबल शूटिंग लाइन में हो, अगर आपको वायरशार्क पढ़ना नहीं आता है तो आप यूजलेस हो। सॉरी टू से दैट, रियली सॉरी टू से। नहीं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं सर। देखो सब लोग बता रहा हूं कि एक अच्छा इंजीनियर बनना और एक इंजीनियर बनना दोनों में फर्क होता है। अच्छा इंजीनियर होता है जो चीजों को समझता है और बिजनेस नीड के हिसाब से उसका आउटपुट देता है। ऑन द फ्लाई आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए जो चीजों को करो। उसमें से आपकी ट्रबल शूटिंग स्किल सबसे प्राइमरी होती है। तो अगर आपको अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो चीजों को सीखना पड़ेगा। इसमें अविनाश ने जैसा बोला वायरशार्क टूल, तो वायरशार्क टूल मैं जानबूझ के सर से पूछा क्योंकि कई लोग इसके बारे में पता नहीं होता है। आप लोग नेटवर्क पढ़ते हो लेकिन उनको ये भी नहीं पता वायरशार्क इंस्टॉल कैसे करते हैं, पैकेट कैप्चर लेते हैं। जो हम सिखाते भी हैं लोगों को, भाई सीखो फायरवॉल पे कैसे लेना है, FortiGate पे कैसे लेना है, राउटर पे लेना है, डेटा सेंटर पे कैसे लेना है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लो आप लोग और इसको ध्यान रखना, वायरशार्क सीखना है, ठीक है सर। मैं वायरशार्क के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि वायरशार्क पे जो आप लोग पढ़ते हो ना कि राउटर से पैकेट निकला और वहां गया और दूसरे राउटर पे गया, उस पे अगर आपको किसी को पैकेट हेडर पूरा समझना है, हेडर पूरा पैकेट का पूरा हेडर, IP हेडर, TCP हेडर पूरा, अगर आपने वायरशार्क समझ लिया तो आप उससे एनालिसिस करोगे कि ओके IP ये पूरा लेयर 1 का हेडर ये है, लेयर 2 का हेडर ये है, लेयर 3 का हेडर ये है। अब पूरा एनालिसिस कर लोगे। अगर नेट भी हो रहा है, IP सेक्टर भी बन रही है, नेट टी भी बन रहा है, एक नेट टी होता है फीचर, तो नेट टी भी है। अगर वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ट्रैवर्सल नेट टी होता है, एक यूनिक फीचर है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। लिख लो, इसके बारे में रिसर्च करना। बताओ सर।
तो जैसे लेटी उस लेटी वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, जहां पे अगर आप IPsec बना रहे हो और नेट भी यूज हो रहा है, राइट, क्योंकि IPsec और नेट एक दूसरे के एनिमी है। एनिमी लो सब दोनों एक दूसरे के, मैं तो सही बताऊं पंकज, मैं तो जानता हूं कि वो दोनों एक दूसरे के एनिमी है। राइट राइट राइट, क्योंकि IPsec कहता है कि पैकेट को चेंज करोगे, टेम्पर करोगे, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल। और कितनी अच्छी बात, देखो IPsec और नेट दोनों एक दूसरे के एनिमी है। IPsec बोलता है कि तुम पैकेट को टेम्पर करोगे तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तुम टेम्पर मत करो या तो कुछ जुगाड़ लगाओ। उसके अंदर टिका रहता है। वो सर के बाद इतने देसी अंदाज में चीजों को बताने का तरीका है सर, मजा आ गया सर सुन के बात को। बताओ सर आगे कहानी। तो फिर तो आप उसमें सब देख लोगे कि आप बायोशार्क में सबको देख लोगे। अगर आपके TCP रिट्रांसमिशन पैकेट आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, आप उससे भी आप पता कर सकते हो कि इसका मतलब कहीं ना कहीं पाथ में कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कुछ इशू है। तो आप हर होप बाई होप पैकेट कैप्चर ले सकते हो। तो वायरशार्क पढ़ना भी बहुत जरूरी है दर्शकों, वायरशार्क पढ़ना मस्ट है। अगर आप एक अच्छे नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो तो पंकज सर ने भी जैसा कहा कि वायरशार्क पढ़ना, वायरशार्क को रीड करना, वायरशार्क पैकेट कैप्चर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो आप सीख लोगे तो ले लोगे, ठीक है। उसके हेडर को पढ़ना, लेकिन उसके हेडर को पढ़ना, उसकी डीप इन्वेस्टिगेशन करना कि क्या है उसके अंदर, क्या है। मेरा जो करंट बॉस है वो मेरे इसलिए हैप्पी है, वो ही वाज हैप्पी कि मैं ही ऐसा बंदा हूं जो वायरशार्क को पूरा पढ़ लेता हूं डीप पे जाके। नहीं अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। तभी सर आप यहाँ पे हैं और लोगों के रोल मॉडल। तो सर आपने NSX सीखा, वायरशार्क किया, फिर SCL टेक्नोलॉजी के बाद फिर कहाँ गए सर? मैं विप्रो में। अच्छा, अभी आप विप्रो में हैं, राइट? तो सर मैं अभी विप्रो में हैं, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा क्योंकि आपकी जर्नी बहुत ही इंसाइटफुल रही, जिसके अंदर आपने ये बताया किस तरीके से आपका एक हिंदी मीडियम से होते होते ग्लोबल, तो इसमें मैं बात करूंगा। लेकिन सर अभी विप्रो में भी हैं, राइट? तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी आपका जो करंट रोल है नेटवर्क आर्किटेक्ट रोल है, जो एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो पहले बताइए सर कि जो आपका नेटवर्क आर्किटेक्ट का रोल है, अभी आप लोग करते क्या है नेटवर्क आर्किटेक्ट में, क्या करते हैं? जैसे आपने SCL में ट्रबल शूटिंग किया, मतलब आपने NSH पे काम किया, NIC में डेटा सेंटर में आपने मॉनिटरिंग किया, थोड़ा बहुत ट्रबल शूटिंग किया, BT में आपने स्विचेस के स्टैक स्विचेस की आपने बात किया, ऑरेंज में आपने ISP पे काम किया, कोर ISP पे, NIC में शुरू में जर्नी में आपने वो कॉन्फ़िगरेशन बेसिक चीजें सीखा। लेकिन अब आप नेटवर्क आर्किटेक्ट हैं, ठीक है? तो ऑडियंस को ये बताइए कि नेटवर्क आर्किटेक्ट करते क्या है? नेटवर्क आर्किटेक्ट का जो मेन रोल है ना, वो तो मेन रोल ये है कि डिजाइन बनाना। कस्टमर की जो न्यू साइट्स आ रही है, कस्टमर की कोई न्यू साइट अगर आ रही है, कस्टमर क्या होते हैं सर, थोड़ा बताएंगे? कस्टमर जैसे एज ए ऑर्गेनाइजेशन, आप एक ऑर्गेनाइजेशन ही ले सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जैसे विप्रो एक कंपनी हो गई, विप्रो एक एंटरप्राइज कंपनी हो गई, तो उसके कस्टमर हो सकते हैं कि कोई बैंक हो, यस करेक्ट, कोई FMCG कंपनी हो, कोई हॉस्पिटैलिटी कंपनी हो, कोई एयरलाइंस हो गए, तो वो कस्टमर उनको आप बोल रहे हैं, राइट? दैट इज द कस्टमर। तो उसके लिए आप क्या करते हैं सर? तो जैसे उनके लिए नई डिजाइन बनाना, जैसे उनकी कोई नई साइट आई है, उन्होंने बोला कि अभिलाष एक न्यू साइट आ रही है, तो हमें आप डिजाइन बना के दो। हम तो मैं उनसे पूछता हूँ, रिक्वायरमेंट पूछता हूँ कि आपको सर, आप क्या किस लेवल का, आपको Tier 2 साइट बनानी है? मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ फ्लेवर्स भी होते हैं साइट्स में, Tier 1, Tier 2, Tier 3। Tier 1 को आप लोग डेटा सेंटर्स कहते हैं नॉर्मली। Tier 2 जो होती है, Tier 2 साइट्स होती है जो डेटा सेंटर से छोटी होती है, पर वो भी बहुत बड़ी साइट्स होती है, बिग साइट्स। अच्छा। और Tier 3 की स्मॉल साइट्स होती है। अच्छा। तो Tier 1 जो होती है, जैसा एज आई टोल्ड यू कि Tier 1 साइट्स आपकी डेटा सेंटर हो गई। Tier 2 साइट्स में रिडंडेंसी होती है। Tier 2 साइट्स में डेटा सेंटर में तो रिडंडेंसी होगी, और Tier 2 साइट्स में भी रिडंडेंसी होती है। जैसे रिडंडेंसी का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका एक राउटर है, वेब राउटर है, तो आपको 2 वेब राउटर रखने पड़ेंगे। अच्छा। अगर एक लिंक का ISP लिंक है तो आपको 2 ISP लिंक रखने पड़ेंगे, 2 ISP लिंक दोनों राउटर पे। अच्छा। एक इंटरनेट लिंक, एक MPLS लिंक, एक इंटरनेट लिंक, एक MPLS लिंक, राउटर A राउटर B। तो हम मुझसे पूछते हैं कि आपको अगर Tier 2 साइट्स, बस कस्टमर से तब पूछते हैं कि आप सर बोलता अभिलाष दिस साइट विल कम इनटू द Tier 2 कैटेगरी, तो मुझसे बोलते हैं ओके नो प्रॉब्लम, Tier 2 कैटेगरी इज मींस वी नो द फ्लेवर, राइट? व्हाट वुड द आर्किटेक्चर एज अ बीइंग नेटवर्क आर्किटेक्ट, आई नो द फ्लेवर। मुझे क्या करना है? 2 राउटर्स लगाने हैं, 2 राउटर्स, 2 L3 स्विचेस, मॉडल चूंकि अब कोई पुराने राउटर लगाते हैं तो Nexus पे ही हम लोग सब जा रहे हैं, तो Nexus 9 की स्विचेस, Nexus 93180 ICC के स्विचेस हम लोग लगाते हैं। फिर अगर वो कहते हैं कि अभिलाष, फिर उनसे बस इतना पूछ लेते हैं कि सर आप BPC लगाना चाहते हो कि आप स्टैक स्विचेस की टेक्नोलॉजी फॉलो करना चाहते हो? तो बोलते हैं, मतलब हम कस्टमर को ऑप्शन देते हैं और उसकी प्राइसिंग चेंज होता होगा, राइट? या प्राइसिंग। तो बेसिकली आप नेटवर्क आर्किटेक्ट तरह से, मतलब उनके कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग डिजाइन बनाते हैं और
उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं आप लोग? यस, इम्प्लीमेंट भी करवाते अच्छा, हैं। तो मतलब आपने डिजाइन बनाया हाँ, और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। implement- अगर कोई नहीं, इम्प्लीमेंट मैं डायरेक्टली नहीं करता, मेरी L2 L3 अच्छा अच्छा, मतलब आप मतलब कि आपके सुपरविजन में होता है, हाँ, बट यू लेकिन नो मेरे सुपरविजन होगा, हाँ, मेरी सुपर मैं जो कॉल पे रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा ना, मुझे मतलब रहना कॉल पे तो रहना और पड़ेगा। आपको पूरा एंड टू एंड चीजें पता होना चाहिए, हाँ, मतलब जो जो end to end चीजें हैं, चीज। पैकेट कैसे निकल रहा है और हाँ, कैसे जा रहा है। हाँ, मतलब नेटवर्क आर्किटेक्ट का मतलब ये होता है कि पैकेट निकला निकला, yes, और correct। कैसे जा रहा है वो आपके पूरे ब्रेन में होना हाँ, चाहिए। मेरी बोलची कितने प्रॉड आपका, कितने LTSP, कितने VLAN बनेंगे, कितने Right. कितने डिपार्ट, कितने यूजर्स हैं, आपको फायरवॉल, आपका पैकेट इंस्पेक्शन होना है कि नहीं, आपको सेंट्रलाइज पैकेट इंस्पेक्शन करवाना है कि आपको लोकल पैकेट इंस्पेक्शन, मतलब मैं दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगा लोकल और सेंट्रलाइज में, कि अगर मैं उनसे पूछता हूँ कस्टमर से कि सर आपको जो इंटर ट्रैफिक है, क्या वो हमारी जो डेटा सेंटर की जो फायरवॉल है, क्या आप उससे पास करवाना चाहते हो कि लोकल पे? तो अच्छा, कहते हैं, लोकल DI के थ्रू। हाँ, लोग तो वो बोलते हैं नहीं अभिलाष, एक इंटरनेट फायरवॉल लगा दो यहाँ पे इस साइट पे, तो हम लोकल पैकेट इंस्पेक्शन करवा देंगे, तो हम इंटरनेट फायरवॉल एक लगाते हैं, राइट? तो मैं ये समझा सर कि अभी नेटवर्क डिजाइनर के रोल में बेसिकली आपको डिजाइन करना है, हाँ, right. आपको उसको इम्प्लीमेंट करवाना है अपने Yes, सुपरविजन में, correct. लेकिन एक बड़ी समस्या है सर ट्रबल शूटिंग की। ऐसा तो नहीं है कि आपने नेटवर्क डिजाइन बनाया, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो उसमें चैलेंजेस भी आते हैं Yes, correct. कि भाई आपने इम्प्लीमेंट किया और नेटवर्क चला नहीं। मतलब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे रेस किया है। हाँ, मैं सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी स्टार्टिंग से अगर आपको नेटवर्क आर्किटेक्ट का रोल मिलता है तो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं वहां पे क्यों सर्वाइव कर पा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने एज आई टोल्ड यू गाइस कि मैं यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ट्रबल शूटिंग ऑपरेशन में काम किया है, तो मुझे ट्रबल शूटिंग करना मतलब एक्सपीरियंस चाहिए आपको। यस, वो एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको। तो अगर मैं ये आपसे पूछूं, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मेरे साथ के जो नेटवर्क आर्किटेक्ट है वो इतनी ट्रबल शूटिंग अच्छी नहीं कर पाते जितनी मैं अच्छे से कर लेता हूँ। अनिल बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये पूछूं कि अगर मैं L2 हूँ, L3 हूँ, मैं ऑपरेशन में स्टक हो गया हूँ, क्योंकि सबसे प्रीमियम जॉब क्या है आज के डेट में? नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, नेटवर्क आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सीनियर सॉल्यूशन प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, सबसे पैसे भी ज्यादा इनकम। अभी बात करेंगे पैसे पे भी हम। तो अगर कोई L2 इंजीनियर है, L3 इंजीनियर है, अगर उसको नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बनना है, नेटवर्क आर्किटेक्ट बनना है, तो सर आप उसको 30 सेकंड में क्या सेशन देना चाहेंगे? मैं ये समझूंगा कि वो एटलीस्ट कम से कम CCNP पढ़ करे, एटलीस्ट वो तो करे, एक्सपोजर ले, प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले, और उसके बाद वो अगर उसे ऑपरेशन का रोल मिला है तो जरूर करे। ऑपरेशन का रोल मैंडेटरी, उससे भागे नहीं, राइट? उससे भागे नहीं। उससे क्या फायदा होगा सर? बहुत कुछ सिखाती है आपको। अच्छा। बहुत कुछ सिखाती है आपको प्रेशर हैंडल करना भी सिखाती है, ये ऑपरेशन भी बहुत अच्छी चीज दिखाती है आपको, क्योंकि आप आउटेज है, आग लगी हुई है। सॉरी सर, देखो ऑपरेशंस का मतलब यहाँ क्या होता है आप लोग बताता हूँ। अगर आपको नहीं पता ऑपरेशंस क्या होता है, तो नॉक और सॉक जो होता है ना, प्योर ऑपरेशन टीम होती है। नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, मतलब उसके अंदर ना रियल टाइम इंसिडेंट आते हैं, आउटेजेस का इंसिडेंट आता है, कुछ नहीं चल रहा उसका इंसिडेंट आता है, तो वहां पे आपको रियल टाइम ट्रबल शूटिंग करना होता है। आपको कुछ बनाना नहीं है, चीजें पहले से बनी हुई है, उसमें प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करना। जैसे गाड़ी किसने बना के आपको दे दिया, तो गाड़ी के अंदर मैकेनिक फिक्स करता, गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं करता, लेकिन गाड़ी बनाने के लिए गाड़ी की पूरी आपकी पढ़ाई आनी चाहिए कि उसके अंदर कैसे इंजन है, क्या चेसी है, कैसे उसमें क्या आरपीएम होना चाहिए, क्या वोल्टेज, क्या तेल, क्या सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ऑपरेशन उसके बहुत हेल्पफुल करता है। बहुत तो एक तो हो गया सर उसको कम से कम CCNA CCNP की नॉलेज, ऑपरेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्क आर्किटेक्ट को? नेटवर्क आर्किटेक्ट को कम से कम 40 इयर्स का, 30 to 40 इयर्स, मतलब 10 प्लस होना चाहिए। 10 प्लस तो होना चाहिए, राइट? 10 प्लस तो होना चाहिए। और इसके साथ क्या क्या स्किल? CCNA CCNP आई थिंक ऑपरेशन का रोल उसने जरूर किया हो। CCNA CCNP ऑपरेशन रोल, और क्या सर उसको चाहिए नॉलेज? उसको मल्टीपल फ्लेवर्स को पास नॉलेज होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ लिमिटेड लेवल पे होगी राउटिंग, मतलब वो तो बेस हो गया, CCNA CCNP बेस हो गया। हां, वो तो बेस हो गया। उसको फायरवॉल भी आनी चाहिए क्योंकि वो आर्किटेक्ट है। अच्छा, ही इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। ओके, तो मतलब कि ही शुड बी ऑल राउंडर। उसको फायरवॉल आना चाहिए, उसको डेटा सेंटर आना चाहिए, उसको क्लाउड का भी नॉलेज होना चाहिए, उसको G-Skill का भी नॉलेज होना चाहिए, उसको प्रिज्मा का होना चाहिए, तभी कंपनी पे करेगी। भले ही वो डेप्थ नॉलेज ना हो, लेकिन डेप्थ नॉलेज उसे नॉलेज होनी चाहिए कि 4-5 प्रोडक्ट का अच्छा नॉलेज हो, और बाकी मतलब पढ़ के सीखने वाला उसके अंदर होना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ AWS Azure का है, AWS Azure के अपने सर्किट हमारे टर्मिनेटेड है हमारे, राइट? तो एज ए बीग नेटवर्क आर्किटेक्ट मुझे पता है AWS Azure, राइट? तो मैंने AWS Azure से अपनी बैकस्टैक सर्किट के थ्रू, एक बैकस्टैक सर्किट होता है, प्रोटोकॉल होता है, बैकस्टैक एथरनेट पैकेट को एनकैप्सुलेट करता है, बैकस्टैक सर्किट, व्हिच इज वेरी गुड प्रोटोकॉल। तो वो उसके थ्रू हम बैकस्टैक सर्किट के थ्रू हम AWS Azure से सर्किट ट्रांजिशन करते हैं, राइट? लेकिन अब बीग नेटवर्क आर्किटेक्ट मुझे पता है कि अगर ये मेरा फिजिकल राउटर से कनेक्टिविटी डाउन हो जाती है, क्योंकि ISP हमें वेराइजन से लिख ले रखा है, किसी से लिख ले रखा है, तो डाउन हो सकता है, नेचुरल बात है, ISP कनेक्ट डाउन हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर डाउन हो सकती है, तो मेरे पास
तो सिर्फ बीइंग नेटवर्क आर्किटेक्ट मेरे पास सेकेंडरी पाथ भी होना चाहिए, सेकेंडरी सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो मैं SD-WAN वर्सा पे ऐसे फ्लेवर्स हैं, मैं साइड टू साइड एक पार्टनर मतलब SD-WAN भी साइड टू साइड भी, Yes, फायरवॉल भी, डेटा सेंटर भी। आप पार्टनर के साथ पार्टनर साइड टू साइड IP सेक्टर बनाते हो उसके अच्छा। साथ, और आप उसको डाउन करके रखते हो। अगर आपका प्राइवेट तो वही है, लेकिन हाँ। अगर आप प्राइवेट पार्ट डाउन हो जाए तो फिर हाँ। आप SD-WAN वर्सा से वो पाथ लेते हो, वो ट्रांजिशन लेते हो, बिल्कुल। क्योंकि आपने उसके साथ एक IP सेक्टर बना रखी है। तो IP सेक्टर। देखो आप लोग सर के पास कितना ज्यादा डीप नॉलेज है, मतलब कि फायरवॉल, SD-WAN, ACI, NSXT, आपका राउटिंग स्विचिंग, आपका अलग क्लाउड का AWS भी है। तो देखो जर्नी ना सुनने में शायद बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ इसका पेन क्या सर ने झेला हो, कितनी अपने वीकेंड सर ने खराब किया होगा, कितनी अपनी फैमिली के साथ जो आउटिंग होती है उसको सेक्रीफाई किया होगा, क्योंकि आउटेजेस जब होती हैं, जब ऑपरेशन में काम करते हो, आप जब सीखते हो वीकेंड पे, तो आपके पास बिल्कुल पीस ऑफ माइंड होना चाहिए सीखने के लिए। तो आप लोग को भी सर से थोड़ा सा आप लोग को इंस्पिरेशन लेना चाहिए, और आप लोग को भी थोड़ा सा अपने जो करियर है उस पे, जो स्किल सेट उस पे काम करना चाहिए। दैट्स माय सजेशन। और बाकी सर ये बताइए मुझे कि अभी तो आप नेटवर्क आर्किटेक्ट के रोल पे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे L1 L2 होते हैं, उनकी हम CTC के बारे में बात करते रहते हैं, तो जनरली हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्ट होते हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होते हैं, एक नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होते हैं, सीनियर सोल्यूशन आर्किटेक्ट होते हैं, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट होते हैं, इंटरप्राइज आर्किटेक्ट होते हैं। लगभग ये सारे जो रोल होते हैं आपस में सिमिलर हैं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग डेजिग्नेशन मिलता है। तो बता रहा हूँ, नेटवर्क आर्किटेक्ट, नेटवर्क कंसल्टेंट, इंटरप्राइज आर्किटेक्ट, सीनियर सोल्यूशन आर्किटेक्ट, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ऊपर का डेजिग्नेशन ऊपर नीचे हो जाता है। तो इनकी हाँ मतलब प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थोड़ा हाई लेवल पे आता है, इंटरप्राइज आर्किटेक्ट थोड़ा हाई लेवल पे आता है, लेकिन ऑलमोस्ट डीएनए सेम होता सबका। मैं वही बता रहा हूँ, डीएनए सबका सेम है, क्योंकि आप उस ग्राउंड से उठ के आ रहे हो। सर बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है मेरे दिमाग में, अभी आपने इतना कुछ बताया सोल्यूशन आर्किटेक्ट में, हमने बात किया अभी इंटरप्राइज आर्किटेक्ट के बारे में, हमने बात की डिजाइनर के बारे में। सर इनकी सैलरी कितनी होती है, मुझे ये बताइए कि अगर कोई बंदा इस रोल पे आता है तो एक एवरेज सैलरी बताइए जो इन जनरल सबको मिलता है, एक मिनिमम सैलरी बताइए जो इतना होता है, और मैक्सिमम सैलरी कहां तक जाता है इस रोल के लिए, ताकि थोड़ा सा लोगों को आइडिया मिले कि सैलरी का स्ट्रक्चर भी क्या होता है, अगर इस रोल के लिए कोई अगर प्लान कर रहा हो तो। पंकज जी आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अल्टीमेटली तो हर आदमी क्यों कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, पैसे के लिए, पैसे के लिए कर रहा है। तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछा है। हाँ। तो उसका जवाब ये है कि इसकी मिनिमम सैलरी अगर नेटवर्क आर्किटेक्ट है तो 20-30 लाख से स्टार्ट होती है, 28 to 30 LPA, मतलब स्टार्टिंग से। अच्छा ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आपने अपने सीवी में कितने फ्लेवर्स को ऐड कर रखा है। अच्छा, स्किल सेट पे अगर स्किल सेट आपने बहुत ज्यादा ऐड कर रखा है और वो आपको आता है, आपको नॉलेज है, तो पंकज आप बिलीव नहीं मानोगे, यू कैन गेट अप टू 1 करोड़ CR इंडिया में। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। इंडिया की बात कर रहे हैं आप? यस, आई एम टॉकिंग। सर ऐसा तो नहीं कि आप सर ऐसे बड़ी बातें कर रहे हैं? नहीं। लोगों को लगेगा कि इतना पैसा कहाँ मिलता है, इतना पैसा होता भी है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिन लोगों ने अपने स्किल सेट्स को बढ़ाया है, इंक्रीज किया अपने सीवी में, अपने अब जितना आप स्किल सेट को इंक्रीज करोगे, अपने वैल्यू एडिशन करते जाओगे स्किल सेट पे, और अपने कस्टमर को दिखाओगे कि हाँ, या अपनी साइट ऑर्गेनाइजेशन को दिखाओगे कि आप जो काम 4 लोग कर रहे हैं वही काम मैं अकेले कर सकता हूँ। आप अलग-अलग, तो मतलब उन सबका पैसा आपको मिल जाएगा। मतलब आप अलग-अलग आर्किटेक्ट रखोगे, सिक्योरिटी का अलग, उसके अलग। अगर आप ही को सब कुछ आता है, फायरवॉल आती है, AWS है, जो क्लाउड आर्किटेक्ट भी आप ही हो, आप राउटिंग ऑटोमेशन भी आप कर रहे हो, ऑटोमेशन भी आप ही कर रहे हो, तो आप यू कांट बिलीव इट कि आपको कितना पे आउट होगा। 1 करोड़ CR में ऐसे बंदों को जानता हूं पंकज कि जो 1 करोड़ CR उठा रहे हैं। सर मैं लोगों को बोलता हूं, राइट, लोगों को बिलीव नहीं होता है। देखो हमने काम किया है और हमने देखा है दुनिया, ठीक है, कि भाई कितना पावर है इसके अंदर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप तो लोगों को जानते भी हैं। अच्छा पंकज, मैं आपको सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, एक केस, इंटरेस्टिंग केस है। हाँ बताइए। आज की डेट में मैं किसी दूसरी टेक्नोलॉजी को कम नहीं मान रहा हूँ, हर टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे रोल प्ले करती है, राइट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस नेटवर्क की लाइन से जुड़े हो, तो आप आज की डेट में ज्यादा सेफ हो। मुझे ऐसा लगता है नेटवर्क की लाइन से जुड़े ज्यादा सेफ हो। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोग एज ए L1 आए थे, एज ए L1 बैकग्राउंड, उनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस था, राइट, और वो जावा और ओरेकल पे काम कर रहे थे, लेकिन उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे। अच्छा। और वो बेंच पे थे, और उनको HR ने कह दिया था कि आप खतरे के निशान पे आ चुके हो, राइट, क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट नहीं, तो नेचुरल बात है कंपनी कितने दिन तक आपको पे आउट करेगी, राइट, आप खतरे के निशान पे आ। मैंने ऐसे बंदों की जॉब प्रोजेक्ट दिलवाया है जिनको मैंने बोला कि इफ यू लर्न नेटवर्किंग, आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा।
I can do something for you. I totally agree with you, sir. Sorry to interrupt. नेटवर्क इंजीनियर तो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं. Yes. आप लोग समझो बात को, एवरग्रीन जॉब, जैसे इलेक्ट्रिशियन की जॉब कभी खत्म नहीं होगी, हाँ. प्लम्बर की जॉब कभी खत्म नहीं होगी, हॉस्पिटल की जॉब कभी खत्म नहीं होगी, बैंकिंग की जॉब कभी खत्म नहीं होगी, राशन की दुकान की जॉब कभी खत्म नहीं होगी. Yes. कोविड आया था, सब बंद हो गया था, इनकी जॉब बंद नहीं हुई थी. हम लोग एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं. नेटवर्क Yes. सिक्योरिटी रॉ जो जॉब होता है एसेंशियल सर्विसेज है. कंपनी को चाहिए ही चाहिए. चाहिए ही चाहिए. अगर कंपनियां सारी चीजें बंद हो जाएंगी, इंटरनेट हाँ. जिस दिन सारा खत्म हो जाएगा, तब आप जाओगे. Yes. जब तक इंटरनेट यहाँ पे है तब तक आप हो. टोटली एग्री सर. और मैंने ऐसे कुछ दो तीन बंदों की जॉब लगवाई भी है, प्रोजेक्ट उनको दिलवाया है और दे आर डूइंग देयर जॉब. और वो बड़े, और अब मैं उनसे कहता हूँ कि अब तुम चाहो तो ओरेकल जावा सीख सकते हो क्योंकि अब तुम्हें प्रोजेक्ट मिल गया है. तो कहते हैं नो सर, वी कांट गो दैट साइड. मतलब नेटवर्क में खुश है. नेटवर्किंग इज गुड. दे आर हैप्पी क्योंकि वो समझ गया है कि उनकी जॉब सेफ है इसमें. तो सर ये जैसे आपने बताया कि जॉब सेफ्टी तो एक है ही है, और साथ में बताया कि नेटवर्क आर्किटेक्ट का रोल का क्या वैल्यू है मार्केट के अंदर, और उनको मल्टी स्किल आना चाहिए. तभी मैं बोलता हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट, सारा मिला जुला. आप मुझे सर टॉप 5 स्किल्स बताइए जो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर को, मतलब नॉट इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्ट या नेटवर्क आर्किटेक्ट को आनी ही चाहिए. टॉप 5 स्किल जो मार्केट में सबसे डिमांडिंग है. मतलब मैं ये बोलूंगा कि बेसिक राउटिंग स्विचिंग तो आनी मतलब चाहिए. मतलब वो तो उसमें इन डेप्थ नॉलेज हो, इन डेप्थ राउटिंग स्विचिंग, उसके बिना कुछ नहीं चलने वाला है. मतलब L1 L2 L3 नहीं, राउटिंग स्विचिंग में तो आपको बहुत ही L4 लेवल तक की नॉलेज होनी चाहिए. मतलब जो बंदा नेटवर्क सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनना चाहता है, नेटवर्क आर्किटेक्ट बनना चाहता है, राउटिंग स्विचिंग को सीखना ही सीखना है. मतलब CCNA, CCNP, CCI कर ले तो मतलब CCNP में BGP OSP आप एक स्किल तो हो गया सर नेटवर्क का. दूसरा सर आपको फायरवॉल भी आना चाहिए. फायरवॉल भी आना चाहिए क्योंकि आप जो ट्रैफिक आपका जा रहा है उसको आप ठीक है. दूसरा फायरवॉल क्योंकि उसको सिक्योर करना है. और सबसे टॉप डिमांडिंग F5 लोड बैलेंस आना चाहिए. एप्लीकेशंस है वो लोड बैलेंस के पीछे रखी हुई है. ठीक है. क्योंकि लोड बैलेंस भी आजकल डेट में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है. तो F5 भी आपको आना चाहिए. F5 की एज ए नेटवर्क आर्किटेक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने स्विच स्विचेस से या अपने नेक्सस स्विचेस से आप लोड बैलेंस को कनेक्टिविटी कैसे दे रहे हो. आप उनको नेटवर्क हो गया, फायरवॉल्स हो गया, F5 लोड बैलेंस हो गया. चौथा मैं आपको बोलूंगा SD-WAN भी टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है. अच्छा, आजकल बहुत डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांडेड है. फिर आपको मैं बोलूंगा एक क्लाउड टेक्नोलॉजी जो आनी चाहिए, एक कम से कम एटलीस्ट मतलब क्लाउड की इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए जिसमें क्लाउड सिक्योरिटी भी हो गया, Zscaler हो गया, Prisma Access हो गया, या फिर AWS से. आपने बहुत अच्छी बात कही. अगर Zscaler आता है तो बहुत ही चीज है. Zscaler आज की डेट में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल डेट में जो कंपनीज है उनके जो एम्प्लॉय है वो रिमोट वर्कर्स है. ये पूरा क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है. रिमोट वर्कर्स है. तो उनको भी वही, क्योंकि वो भी आपके कॉर्पोरेट इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, कॉर्पोरेट नेटवर्क को, तो उनको भी वही पॉलिसी चाहिए, वही सेम सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए जो आप एक ब्रांच साइड में बैठा हुआ है बंदा, जो आपका एम्प्लॉय ऑफिस में बैठा हुआ है. तो उसके लिए Zscaler बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले. तो Zscaler भी आपको आना चाहिए. तो मैं इसको समराइज करूं ऑडियंस के लिए. पहले तो आपको नेटवर्किंग आना चाहिए, दूसरा आपको फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी आनी चाहिए, तीसरा आपको लोड बैलेंस आना चाहिए, बहुत एसेंशियल है. चौथा आप SD-WAN सर के हिसाब से सीखो. वर्सा SD-WAN हो गया, Cisco SD-WAN हो गया, VeloCloud SD-WAN हो गया. पांचवा आपको क्लाउड सिक्योरिटी या क्लाउड के प्लेटफॉर्म Zscaler हो गया, Prisma Access हो गया, या अदर AWS Azure हो गया. सर एक और स्किल्स के बारे में बात करना चाहता हूं जो आजकल मार्केट में बहुत लोग बात कर रहे हैं सर, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको बिना बात के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. सर नेटवर्क ऑटोमेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी ऑटोमेशन का क्या रोल है मार्केट में? इतना क्यों हुआ बना हुआ है? हर कोई नेटवर्क ऑटोमेशन AI ऑटोमेशन की बात कर रहा है. क्या आप सेफ नहीं है आगे चलकर? नहीं, बिल्कुल सेफ है. लेकिन एक चीज है, नेटवर्क ऑटोमेशन पे जरूर सीखना चाहिए. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, नेटवर्क ऑटोमेशन जरूर सीखना चाहिए. इसका यूज क्या है कि अगर आपने नेटवर्क ऑटोमेशन नहीं सीखा, जैसे अगर आपने नेटवर्क ऑटोमेशन नहीं सीखा तो आप कहीं ना कहीं दौड़ में पीछे रह जाओगे. कहीं ना कहीं आप मतलब ऑटोमेशन भी आपको लेके आना चाहिए. आना चाहिए. जैसे क्या आप ऑटोमेशन करते हैं कुछ? नेटवर्क ऑटोमेशन में हमारा एक टूल है वो जो हम लोग यूज करते हैं. वो टूल इतना अच्छा टूल है, नेटब्रेन एक टूल है. नेटब्रेन बहुत अच्छा. आप लोग सर्च करेंगे नेटब्रेन के बारे में, सर्च करिएगा. हाँ ठीक है. क्या अच्छा टूल है. उसमें आप अगर आप इतना अच्छा टूल है, वो इतना अच्छा AI से इतना ऑटोमेट कर रहा है कि अगर कस्टमर ने बोला या यूजर ने बोला कि मेरे इशू आ रहा है, मुझे स्लोनेस आ रही है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को. ठीक है. एक एग्जांपल, वैसे तो उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, लेकिन उसका एक बहुत बेस्ट यूज बता रहा हूं आप लोगों को. कि उसने बोला कि मुझे स्लोनेस आ रही है, मुझे सर्वर को एक्सेस करने में, और वो सर्वर उसका बहुत पीछे रखा हुआ है. बहुत सारी डिवाइसेस, हेल्थी डिवाइसेस बीच में आ रही, फायरवॉल भी आ रही, लोड बैलेंस भी. अब आपको समझ नहीं आ रहा कि कहां पे इशू. तो आपने नेटब्रेन एक ऐसा टूल है कि आपने सोर्स IP डाला और डेस्टिनेशन IP डाला, जिसको हिट कर रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट डाला, वो आपको विद इन अ सेकंड वो आपको पूरा ग्राफ बना के दे देगा डिजाइन के साथ.
और वो ये बता देगा, यू कांट बिलीव इट पंकज, वो ये बता देगा कि वो किस पाथ में, किस राउटर, किस बीच में, किस पाथ में इशू आ रहा है, लेटेंसी इंट्रोड्यूस हो रही है, कहां पे पैकेट ड्रॉप हो रहा है, कहां पे पैकेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, वो ये तक बता लेवल को बताता है, इस लेवल तक बता देगा कि कहां पे एफ2 साइज तो फिर L2 L3 की जॉब ही खत्म हो गई सर, L1 L2 की जॉब ही खत्म हो गई। नहीं, L2 L3 की जॉब नहीं खत्म होगी, L2 L3 लेवल की जॉब नहीं खत्म होगी, लेकिन वो काम को आसान कर रहा है। अच्छा, जिंदगी आसान, आपको उस टूल को सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। अच्छा, मतलब ऑटोमेशन कैसे होता है, कैसे इसको बनाते हैं, उसके पीछे का बैकएंड एपीआई, उसके एजेंट होते हैं, उसके एपीआई कॉल होता है, एपीआई के थ्रू एजेंट होते हैं, वो सीखना पड़ेगा आपको उसके थ्रू। तो मतलब हाँ, आप उसमें एक पूरी, वो आपको एक पूरी रिपोर्ट बना के दे देता है। अच्छा, आपको पूरी समराइज रिपोर्ट बना के दे देता है कि ये पोर्ट चैनल, और वो ये तक बता देता है कि ये पोर्ट चैनल आज से 2 साल पहले डाउन हुआ था। अच्छा, इसकी ये तक भी बता देता है, यू कांट बिलीव इट। ओह माय गॉड, दैट्स अमेजिंग, कि 2 years बैक ये पोर्ट चैनल डाउन हुआ था, और उस वक्त उसका यूटिलाइजेशन इतना था, और आज इस पोर्ट चैनल का यूटिलाइजेशन इतना, मतलब हिस्टोरिकल इंसिडेंट डेटा, हिस्टोरिकल इंसिडेंट को भी मेंटेन रखता है वो। वाह, दैट्स रियली। सो गाइस, नेटवर्क ऑटोमेशन अगर आपको आता है तो जो 5 स्किल सर ने बताया, दैट इज मतलब बहुत है, ये तो आपको आना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सर, लोग को ये समस्या रहती है कि क्या जिंदगी हमारी इसीलिए बनी है कि मैं सिर्फ पढ़ाई करता रहूं? मतलब आप सोचो सर, एक इंसान हूं मैं, राइट, मैं जॉब कर रहा हूं, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर है। क्या मैं दिन भर पढ़ाई, क्योंकि हमने ऑलरेडी बीटेक किया है, वहां पढ़ाई किया है, सीसीएनए सीसीएनपी मैंने पढ़ लिया, मैं कितना पढ़ूं? सर इसको कैसे आप एड्रेस करेंगे? मतलब कि मैं, ये सबकी पेन है सर, कि आपको पता है प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, आप जब तक अपग्रेड नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको आगे ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो हर कोई ये रहता है कि यार मेरा क्या जिंदगी इसीलिए बना है कि मैं जिंदगी में पढ़ाई करता रहूं, कभी राउटिंग स्विचिंग, कभी फायरवॉल, कभी SD-WAN, कभी ऑटोमेशन, कभी जी स्केलर। तो सर क्या कुछ गुरु मंत्र आप देना चाहेंगे कि कुछ इसके बिना भी कुछ हम कर सकते हैं, या यही हमें फॉलो करना है? थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से बताइए। मैं तो यही कहूंगा कि जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते हो, तब तक आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, आप उससे भाग नहीं सकते हो। There is no shortcut. There is no shortcut. कोई शॉर्टकट देखो यार, एक तो बड़ा क्लियर है कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ऊपर बैठे लोग हैं, आप मोदी जी को ले लो, कितना मेहनत करते हैं, अग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आपको ऐसे ही बन गया क्या, और उनकी जिंदगी बहुत आसान? किसी कलेक्टर को ले लो, डीएम को ले लो, IAS ऑफिसर्स को ले लो, हर लोग पढ़ाई करते हैं। देखो, तो पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और आपको समय तो निकालना ही पड़ेगा अगर आपको टॉप पे जाना है तो। नहीं तो आप एक एवरेज, वही आप 10-15 लाख की सैलरी पे ही आप रिटायर हो जाओगे, या 20 लाख की सैलरी रिटायर हो जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको अपने स्किल सेट के ROI निकालनी है, इन्वेस्टमेंट के ROI निकालनी है, तो मुझे लगता है स्किल सेट से बेटर कुछ ऑप्शन है ही नहीं। और सर आप अग्री करो इस बात से, राइट? ठीक है सर, बहुत अच्छा आपका जो जर्नी था और आपका जो अभी इनसाइट था, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हमने बहुत सारी चीज सीखा। अब मुझे सर बताओ कि अगर कोई बच्चा है, जैसे आपने बताया कि आपने हिंदी मीडियम से आपने अपने सब कुछ जर्नी स्टार्ट किया, तो एक हिंदी मीडियम होते हुए, क्योंकि बहुत लोग हमारे ऑडियंस ऐसे होते हैं जिनको हिंदी मीडियम से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, सीसीएनए कर लिया, छोटे मोटे डेटा सेंटर डोमेस्टिक कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं, CCNP कर लिया, अभी भी डोमेस्टिक के लिए बैंक के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी स्किल सेट जो होती है ना, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो ज्यादा ग्रो नहीं हो पाती है। तो क्योंकि आप इस जर्नी से आए हो, क्योंकि आपकी मैंने जर्नी सुना, तो आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके से कोई अगर डोमेस्टिक इंजीनियर है, मतलब जो हिंदी में पूरा देसी लैंग्वेज में काम कर रहा है, बंगला में काम कर रहा है, उड़िया में काम कर रहा है, भोजपुरी में काम कर रहा है, हिंदी में काम कर रहा है, उसको ग्लोबल कस्टमर पे आना है, तो क्या आप उसको सेशन देना चाहेंगे? कैसे हो सकता है? जो आपने अपने लाइफ में सीखा वो बताइए सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पंकज, बहुत ही बढ़िया, और ग्राउंड वाला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछा आपने, ग्राउंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली क्या है पंकज कि मैं अपना एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कि जब मैं आपको जैसे बताया कि मैंने पहले मुरादाबाद में जॉब किया LIC के साथ, कलेक्टेड, बिल्कुल देसी क्लाइंट, और भारतीय एयरटेल भी देसी क्लाइंट था, राइट, वहाँ इंग्लिश में कोई बात ही नहीं करता था। जब मैं टेक महिंद्रा मूव हुआ तो वो बिल्कुल ग्लोबल कस्टमर, राइट, फॉरनर कस्टमर। मुझे याद है मैं जब पहली बार फ्लो पे गया तो मैंने इंटरव्यू तो क्रैक कर लिया था उसका टेक महिंद्रा का, क्योंकि मेरी सीसीएनए और नॉलेज थी मेरे पास, वो नॉलेज थी, उसके बल पे मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया था, राइट। तो जब मैं फ्लो पे गया तो मेरा मैनेजर बोलता है कि अविनाश तुम्हारी क्लाइंट कॉल होगी, उसको तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आई वाज हियरिंग दिस वर्ड क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? मेरे पास तो ऑफर लेटर है, सब कुछ है, मैं तो वेलकम हो चुका है टेक महिंद्रा में, अब मुझे क्या देना है, अब मुझे कौन सा इंटरव्यू क्रैक करना है? तो मुझे पता चला कि नहीं, ये क्लाइंट इंटरव्यू भी होता है। एनीवेज ठीक है, मैंने क्लाइंट इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ, मैंने कॉल ज्वाइन की, वो रिमोटली, तब उस पंकज आपको याद होगा सिस्को IP फोन हुआ करते थे, राइट, सिस्को IP फोन से हम कनेक्ट करते थे। आप दर्शकों आपको याद, मैं आपको बताता हूं, हंसोगे भी,
वो जब उसने पहला इंटरव्यू जब मैंने लिया, उसने व्हाट्स योर नेम पूछा, तो ये मुझे पता है कि उसने पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर नेम, मैंने अपना नाम बताया। उसने कुछ एक बीजीपी से टेल मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ करके इंट्रोडक्शन पूछा, तो मैंने इंट्रोडक्शन भी बताया अपना, वो तक समझ में आया मुझे। उसके बाद उसने मुझे क्वेश्चन पूछा बीजीपी एस्पेक्ट पे, आई वाज कंप्लीटली ब्लैंक, टोटली ब्लैंक, क्योंकि उसका ऐसा नहीं कि मुझे नॉलेज नहीं थी या मुझे टेक्निकल एक्सेंट समझ में नहीं आया क्या? उसका एक्सेंट ही नहीं पकड़ पाया था, उसका एक्सेंट ही बहुत हाई था। मैंने मतलब गोरा था, अंग्रेज था, मतलब जो भी क्लाइंट था, वो स्कॉटिश था, ही वाज स्कॉटिश। अच्छा। और आप लोग दर्शकों को आपको बता दूं, ब्रिटेन में 3 लैंग्वेजेस चलती है, आयरिश, ब्रिटिश और स्कॉटिश। स्कॉटिश सबसे टफ होती है, वो उसके एक्सेंट बहुत ही टफ होता है। और मुझे अनलकली लाइफ में पहली बार मुझे ग्लोबल का मिला भी, वो भी स्कॉटिश मिला। तो मैंने फोन काटा और मेरे मैनेजर ने बोला कि अभिलाष, तुम्हारे पास लास्ट चांस है, सेकंड एक कॉल और होगी क्लाइंट, अगर वो नहीं कर पाए तो यू हैव टू, वी कांट अंडरस्टैंड। तो मुझे बड़ा टेंशन में था कि आई वाज वेरी टेंशन कि यार ये कैसे होगा, ये तो इसकी तो मुझे हवा ही नहीं लग रही है वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तब एक मेरे मैनेजर हुआ करते थे, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। आजकल वो टीचर्स में है, वो अचल बरसवाल सर, उन्होंने मुझसे एक आइडिया दिया और मुझे भी वो आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि अविनाश तुम एक काम करो, घर पे HBO स्टार मूवीज देखो, उससे तुम एक्सेंट पकड़ोगे। तो यही दर्शकों में आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे कैच है। आप इंग्लिश मूवीज देखोगे, अगर आप इंग्लिश के जितने न्यूज चैनल देखोगे, न्यूज चैनल देखो आप इंग्लिश के, आप इंग्लिश की मूवीज देखो, उससे आप उनका एक्सेंट पकड़ोगे। और आप दिन रात आप वही पकड़ो, दिन रात आप वही देखो, आपको लगेगा। आप उसको एंजॉयमेंट के लिए मत देखो उसको, आप उसको एक्सेंट समझने के लिए देखो। एक्सेंट समझने के लिए बहुत बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर, समझने वाली बात है। मतलब आप एक्सेंट समझने के लिए बोलो कि वो लोग कैसे, अगर हाउ आर यू बोले तो वो कैसे बोले हाउ आर यू, राइट। तो आप उनका एक्सेंट समझने के लिए आप उसको एज ए क्लास, आप समझो कि आपकी क्लास चल रही है और आप उसको कर रहे हो। दूसरी चीज, मैंने एक और एफर्ट डाला, मैंने खुद, ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं जब लोगों की और जो साथी थे, जो कलीग्स थे, उनकी जब कॉल होती थी, क्लाइंट कॉल, उनके साथ रिकॉर्डिंग, उनकी कॉल पे जाता था। अच्छा, लाइव मैं सुनता था क्या कैसा पूछ रहा है। तो मैंने उस तरह से कर करके 20-25 दिन मैंने किया और बहुत एफर्ट डाला, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। मैं एनसीआर में आ गया था, मेरी जॉब लगी थी, मेरी शादी भी हो गई थी, मेरी मैरिज लाइफ मेरी पूरी, मैं ही और तलवार लटका पड़ा हुआ, तलवार लटकी हुई है। सोचिए पंकज क्या होगा उस वक्त। तो मतलब मेरे पर सोचिए कितना प्रेशर था, रात को नींद नहीं आती थी। नहीं, मैं रात के 2-2 बजे उठ के टीवी देखने लग जाता था कि चलो न्यूज़ देखना, कि भाई कुछ सीखना, एसेंट सीखना हमें। मैंने उस वक्त, मेरी सैलरी भी बहुत कम थी और मुझे उस वक्त मेरे टाटा का एक टिकट बोर्ड लगवाना पड़ा मुझे, और टाटा का केबल लगवानी पड़ी, उसका भी पैसा देना पड़ा था इसके लिए, पैसा देना अलग से, बहुत मैटर करता, उस समय ही मैटर करता था, उस समय बहुत मैटर करता। लेकिन मुझे जॉब बचानी थी किसी भी कीमत पे, और मैं बहुत होपलेस, मैं हार नहीं मानना चाहता था। मैंने ये चीज सीखी थी लाइफ में, हार नहीं मानना है, राइट। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप हार नहीं मानोगे, आप पक्का आप बिलीव नहीं मानोगे। मैं जब भारतीय एयरटेल तक, मैं अपना सीवी, अगर कोई मुझसे इंग्लिश में बोलता था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं इंग्लिश से बोल नहीं पाता था, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा पाता था, ये तक हालत थी मेरी। और विद इन 1 और 2 मंथ में, 2 मंथ के अंदर मैंने अपनी इंग्लिश का लेवल इस लेवल का कर लिया था। मेरा मैनेजर भी शक में गया कि जिस बंदे को मैंने वार्निंग लेटर दे दिया था, वार्निंग दे दी थी, वो आज बंदा कस्टमर से एप्रिसिएशन पा रहा है। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि सर की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। तो अगर आपको भी लगता है कि भाई ग्लोबल कस्टमर में जाना, अगर हिंदी मीडियम में आप काम कर रहे हो, देखो हमने भी अपनी लाइफ हिंदी मीडियम से स्टार्ट किया। मैं प्योर हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, सर भी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए स्टूडेंट है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई हिंदी मीडियम से आया तो हम नहीं कुछ कर सकते। यू कैन डू एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू डेवलप द विल पावर। आपको अपने अंदर ना विल पावर डेवलप करना है, और वो विल पावर ऐसा होना चाहिए कि आज तो देखो एआई आ गया, पहले तो एआई भी नहीं था। आप चाहो तो एआई से दिन भर इंग्लिश में बात कर सकते हो, आप चाहो चैट जीपीटी से बात कर सकते हो। इंग्लिश के बहुत सारे टूल आ गए हैं, सिस्टम आ गया है, और आपके पास बहुत सारे यूट्यूब हैं, सिस्टम है, आप एसेंट सुन सकते हो। कोई भी लैंग्वेज का आपको एसेंट सुनना है तो आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, और आप उस पर लर्निंग कर सकते हो। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप किसी भी डोमेन से हो, डोमेस्टिक में काम कर रहे हो या फिर आपको ग्लोबल में जाने का इंस्पिरेशन है, आप इंग्लिश सीखो, उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ग्लोबल कल्चर ही इंग्लिश है। अगर आपको बढ़िया पैसा कमाना है सीखना ही पड़ेगा। राइट सर, अग्री कर रहे हैं? थैंक यू सर। सो बहुत सारा इंसाइटफुल आपने दिया। अब मुझे सर बताइए ये कि आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई फ्रेशर है हमारा, ठीक है, कोई फ्रेशर हमारा है, अगर उसको एक नेटवर्क इंजीनियर बनना है तो उसको कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए? क्या स्टेप बाय स्टेप उसका एक प्रोसेस होना चाहिए जैसे वो नेटवर्क इंजीनियर बन जाए, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बन जाए? मतलब थोड़ा, मतलब कई बार हमारे ऑडियंस ऐसे होते हैं कि जो फ्रेशर्स होते हैं या कॉलेज में होते हैं, तो उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर वो इस फील्ड में आते हैं, कोडिंग में नहीं जाते, तो क्या उनका फ्यूचर रहेगा? थोड़ा इस पे लाइट डालिए सर।
मैं बहुत से क्वेश्चन है ये। हम्म नेटवर्क इंजीनियर को जो, अगर आपको नेटवर्क इंजीनियर अपनी लाइफ में कैरियर बनाना है तो आपको सबसे पहले तो ये जान लीजिए बेसिक नेटवर्किंग तो आनी ही आनी चाहिए। बेसिक नेटवर्किंग से बेसिक नेटवर्किंग मतलब क्या होता है सर? मतलब सीसीएनए ही सीसीएनए करना आपको, राइट? सीसीएनए फाउंडेशन, हाँ वो अच्छा। आपको जरूर करना चाहिए सीसीएनए, क्योंकि आपको आप आपने 10th किया नहीं और 12th सीधे कैसे कर लोगे? तो 12th हमारा सीसीएनए भी हो गया, लाइक राइट और बीटेक हमारा सीसीआई हो गया, राइट राइट। राइट तो अगर आपने 10th ही नहीं किया तो 12th नहीं समझ पाओगे, राइट। तो आपको सीसीएनए का करना जरूरी है, वो भी विद लैब के साथ। अच्छा, लैब इंपॉर्टेंट है। लैब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने थ्योरी बहुत पढ़ ली। एक चीज मैं आपको बता दूं दर्शकों, आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, आपने बीटेक किया हो या बीएससी किया हो या बीए किया हो, आप लोग 2 रात पहले पढ़ के आप पढ़ लेते हो, रट के चले जाते हो, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देके चले जाते हो, पर गाइस बिलीव मी, आप लोग बिल्कुल भी ये चीज नहीं चलेगी यहाँ पे, नेटवर्क पे नहीं चल सकती ये चीज, ये नेटवर्क लाइन में प्रॉपर नेटवर्क पे नहीं चल सकती ये चीज, राइट। कि आपने कुछ थ्योरी पढ़ी और आप आके आ गए और आपने कुछ इंप्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप, राइट। क्योंकि आपके हाथ पांव फूलने लगेंगे, क्योंकि वो लाइव है, वो एक एक पैसे की कीमत है, राइट। एक एक पैसा काउंट हो रहा है, राइट। जैसे पंकज सर को मैंने बताया था, आउटेज एक वर्ड यूज किया था, आउटेज। अगर आप आउटेज होती है तो एक एक सेकंड में उसका डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स पैकेट उसका पैसा ड्रॉप होता है, कस्टमर का बहुत डाउन होता है। हाँ, सिंपल सा एग्जांपल है, अगर एयरप्लेन बंद हो गया 1 घंटे के लिए तो आपका तो पार्किंग का फीस ही लग जाएगा कितना। अगर आप कनेक्शन, आप समझिए कि आप समझिए T3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया के अंदर, मुंबई का अपना महाराणा छत्रपति शिवाजी स्टेडियम मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ऐसे अलग अलग है। अगर इंटरनेट वहां बंद हो गया, फ्लाइट नहीं फ्लाई कर पाए तो पार्किंग के पैसा देना पड़ेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो डिले हो रहा है उसका आपको देना पड़ेगा, आगे जो जहां पे जाना है वहां का आपका डिले स्लॉट हो गया तो वहां पे आपको समस्या होती है। और मेरा एक बार क्लाइंट भी था, मेरा जब मैं ऑरेंज में था तो मेरा सीता एयरलाइन, सीता मेरा एक कस्टमर था। अच्छा। तो सीता सारा एयरपोर्ट को मैनेज करती है, तो हम लोग के लिए एक एक सेकंड अगर आउटेज होती तो हम लोग के लिए एक एक सेकंड, आप बिलीव करोगे अगर आपने ये सब चीजें नहीं की है, लैब प्रैक्टिकल नहीं किया, आपके पास बेसिक फंडामेंटल्स नहीं क्लियर है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, अगर आपने लाइव काम नहीं किया है, सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले हो, तो भी आप लाइव राउटर पे आपको चलाते हो, आपके हाथ कांपेंगे डेफिनेटली। तो लैब इज द की थिंग, लैब इज द की थिंग। मतलब सीसीएनए करो, अगर फ्रेशर हो, अगर आपको नेटवर्किंग में जाना है, साथ में लैब करो। अभी लैब करेंगे कैसे सर? लैब करेंगे क्या तरीके? बहुत सारे इंस्टीट्यूट, जैसा यूनिटी अब आई थिंक आप लोग लैब कराते हो, तो लैब आपके पास इतनी अच्छी लैब है तो आप क्यों नहीं? ये तो हमारी कंपनी चलो लैब कराती है, दैट इज थिंग। अगर कोई अगर सेल्फ पढ़ने वाला, चलो हम तो ट्रेनिंग कराते हैं, जो लोग करना चाहते हैं हम तो कराते हैं, सीसीएनए सब कुछ कराते हैं, हम लोगों को तो बताते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा हो कि भाई नहीं, मुझे नहीं कहीं से के पास जाना, मुझे सेल्फ पढ़ना है, अब सेल्फ लैब करनी है, तो उसके लिए आप बताइए सर। उसके लिए सॉफ्टवेयर है, पैकेट ट्रेसर है, GNS3 है, सॉफ्टवेयर है जो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके वो चला सकता है। तो ये क्या सारा फ्री नॉलेज यूट्यूब पे अवेलेबल है? मैं अपना बिजनेस ही खराब कर रहा हूं, लेकिन लोगों को आप बताइए सर, जाने लोग कि मतलब क्या यूट्यूब पे अवेलेबल तो है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग स्टार्टिंग कैरियर में किसी के सुपरविजन नहीं करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा। क्योंकि आपको वो उस लेवल के आप मतलब वो थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप होता है, बिल्ड नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा। वो थॉट प्रोसेस नहीं बिल्ड कर पाएंगे क्योंकि आपने उस वक्त तो बीजीपी मेंबरशिप आप कर लिया, आपने एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने बीजीपी मेंबरशिप कर लिया, आप बड़े खुश हो गए, लेकिन आप जब वही चीज लाइव देखोगे तो आप क्या, वो एक्सपीरियंस मिसिंग होगा, वो एक्सपीरियंस। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कभी भी अगर करियर स्टार्ट करें तो पढ़ाई तो खुद से करो, लेकिन उसका किसी एक्सपर्ट के साथ सुपरविजन में काम करो। इसीलिए एक्सपर्ट मार्केट में है, कंसल्टेंट मार्केट में, इंस्टीट्यूट मार्केट में है, जो इसी पे एक्सपर्टीज उनका है और वो आपको हेल्प करेंगे कैसे लाइव प्रोजेक्ट पे काम होता है, कैसे रियल ट्रबल शूटिंग होती है। थैंक यू सर। एक्सपीरियंस जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं इतना एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, तो मैं अपने पढ़ाई करके मैं कर सकता हूँ, मैं वो थॉट प्रोसेस बना लेता हूँ कि मेरा एक बिल्ड है नेटवर्क, एक एज हो गई आपकी, एक एज होगी, मुझे काम करते मुझे पता है कि अच्छा AWS है, Azure ऐसे है तो ऐसे चलेगा और ऐसे ही होगा। उसके जैसे BXL BGP VPN एक टेक्नोलॉजी है तो वो ऐसे चलेगी तो ऐसे ही होगा, बीटा पैसे चलता है ऐसे, तो मुझे एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है। लेकिन मुझे भी अगर कुछ कॉन्फिडेंस लेना है तो मुझे भी लैब चाहिए, जबकि 18.5 एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि लैब चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्री कर रहा हूं सर। थैंक यू सर। तो सर आप मुझे बताइए, अब तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, जर्नी के बारे में, रोल के बारे में, स्किल्स के बारे में। सर आपने बताया था कि आप डेटा सेंटर में लाइव काम किए हैं। ये डेटा सेंटर होता है क्या सर? दिखता कैसा डेटा सेंटर? और इसमें मतलब थोड़ा बताएं दर्शकों को कि डेटा सेंटर क्या है, मतलब कोई बड़ा सा बिल्डिंग होता है, क्या होता है उसके अंदर, होता क्या है, कौन सी डिवाइस होती है, कैसे कनेक्ट, थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू दीजिए ताकि लोगों को समझ में आए डेटा सेंटर क्या होता है। डेटा सेंटर अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि आपने देखा हुआ है। हाँ देखा हुआ है, मैंने फिजिकली देखा हुआ है। डेटा सेंटर क्या चीज होता है? डेटा मतलब डेटा और सेंटर मतलब एक लोकेशन।
अच्छा सेक्टर मतलब लोकेशन और डेटा मतलब डेटा जो आपका कस्टमर डेटा है। मतलब आप ऐसे समझो जैसे एक आईसीसी बैंक है, सपोज की एक आईसीसी बैंक है, उसकी Right. कई सारी रिमोट ब्रांचेस है। Right. आप एटीएम पे जाते हो, पैसे निकालते हो एटीएम से, राइट आप कोई भी कार्ड यूज करते हो एटीएम पे और अपना पैसा निकाल लेते हो, राइट तो उस एटीएम को पता कैसे चलता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, या आपको पैसे आप अलाउड भी है कि नहीं, आप ऑथराइज भी है कि नहीं पैसा निकालने राइट बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। तो ये सब चीजें उस एटीएम में स्टोर होती है, वो नहीं हो सकती क्योंकि करोड़ों एम्प्लॉय करोड़ों अच्छा लोग हैं। एटीएम में नहीं स्टोर वो होता है। स्टोर में नहीं होती, वो किसी ना किसी लोकेशन में स्टोर होगी। वो लोकेशन स्टोर होती है, वही उसी को कहते हैं हम लोग डेटा सेंटर। तो वहां पे जो डेटा सेंटर में क्या होता है कि कस्टमर के सारा डेटा वही रखा होता है। मतलब सारी जो आप जैसे किसी भी आप आईसीआईसी बैंक की लखनऊ ब्रांच में चले गए या मुरादाबाद ब्रांच में चले गए, तो वो लोग उन लोग पास आपका डेटा नहीं होता है, क्योंकि आपका अकाउंट तो कहीं और खुला हुआ है। आपका अकाउंट तो कहीं और खुला हुआ है ना, उनके पास आपकी कोई फाइल उनके पास नहीं है, पर वो पता कैसे करते हैं? वो लोग अपने डेटा सेंटर को, अपने जो जहां पे मेन सेंटर है, जहां पे सारा आपका डेटा रखा हुआ है, उसको हिट करते हैं। अच्छा इसको हिट करते हैं, वहां से डेटा फेच करते हैं और आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि ओके यू आर द पंकज कुमार, यू आर ऑथराइज्ड टू तो डेटा सेंटर इज अ सेंटर पॉइंट जहां पे कस्टमर का डेटा रखा आता है। यस करेक्ट। तो इसमें क्या क्या होते हैं डेटा सेंटर के अंदर? होता डेटा सेंटर के अंदर सबसे पहले तो कनेक्टिविटी होती है। डेटा सेंटर से कनेक्टिविटी का मतलब डेटा सेंटर को एक्सेस, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि डेटा सेंटर को एक्सेस करते कौन कौन यूजर्स है उसके? डेटा सेंटर के इंटरनल यूजर्स भी होंगे, जो डेटा सेंटर बैठते हैं वो यूजर हो गए। पहले भी यूजर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यूजर कौन से हैं। पहले मतलब जो डेटा सेंटर को मैनेज करने वाले, डेटा सेंटर को मैनेज करने वाले, अच्छा ठीक है, जो डेटा सेंटर को, कि अगर आपने सर्वर रखे, अच्छा जो डेटा होगा वो किसी सर्वर पे होगा, राइट। कोई राउटर स्विचेस, आपको गाइस मैं आपको दर्शकों को आपको बता दूं, राउटर स्विचेस कोई डेटा मैनेज नहीं करते, कोई डेटा स्टोर नहीं करते। वो डेटा का वो सिर्फ एज ए कैरियर काम करते हैं, वो सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। डेटा स्टोर करने का काम हमारे सर्वर्स करते हैं, राइट। तो राउटर स्विचेस जो होते हैं, राउटर स्विच अब जो अपने जो आपके यूजर्स हो गए उनको कनेक्टिविटी दे रही है, तो वो तो आपने L2 स्विचेस के थ्रू दे दी कनेक्टिविटी, राइट, डेटा सेंटर। लेकिन जो रिमोट साइट्स है आपकी ऑकलैंड और पूरे वर्ल्ड वाइड, वो कैसे आपके डेटा सेट को एक्सेस करेंगे? उनके लिए तो हमें कनेक्टिविटी चाहिए ना, आईएसपी लिंक, तो उसके लिए हमें आईएसपी लिंक कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी, आईएसपी से लिंक लेना पड़ेगा, तो वो देंगे। उसके बाद हमें वैन राउटर्स लगाने पड़ेंगे, वैन राउटर्स जो आईएसपी से कनेक्ट हो गए, जो वैन कनेक्टिविटी, राइट। आप लोग पढ़ोगे, जब दर्शकों बहुत लोग जानते होंगे, जो जानते हैं लैन वैन जानते होंगे, और मेरा वर्ड समझ जाओगे वैन में क्या कह रहा हूँ, और जो नहीं जानते वो भी जान जाएंगे जब आप इस लाइन में आएंगे, राइट। तो फिर लैन वैन आप पढ़ोगे, तो वैन कनेक्टिविटी, फिर आपको पैकेट को आपको रिडंडेंसी भी देनी है, तो आपको और राउटर्स लगाने पड़ेंगे। लिंक अब एक ही लिंक के भरोसे नहीं रह सकते कि आईएसपी के, चलो आईएसपी डाउन है, मेजर आउटेज है, तो उस आईएसपी के फाइबर कट हुई है कहीं बीच में, तो आपको 2 आईएसपी लेने पड़ेंगे, राइट। आपको ये भी हो सकता है कि आपको 2 राउटर लेने, अगर एक राउटर, अगर आपका एक डिवाइस ही फेल हो गया पूरा, तो आपको 2 राउटर लेने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रैफिक अगर वो राउटर फेल हो तो ट्रैफिक उधर से निकल जाए। क्योंकि पंकज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है एज ए नेटवर्क आर्किटेक्ट, हम लोग को ये रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है कि मिनिमम डाउन टाइम, मिनिमम से मिनिमम डाउन टाइम, क्योंकि एक एक पैसा काउंट हो रहा है। तो मतलब कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस, लिंक्स, कनेक्टिविटी, यूजर, सारे डेटा सब कुछ, और बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती हैं सर उसके अंदर, बड़ी बहुत बड़ी डिवाइसेस होती है, और आपको फिर सिक्योरिटी भी करनी है, क्योंकि आपके डेटा लगा होता है, क्योंकि आपके डेटा सेंटर को सिर्फ आपके यूजर एक्सेस नहीं कर रहे हैं, वो वर्ल्ड वाइड यूजर एक्सेस कर रहे हैं। और वो डेटा कस्टमर क्या करे, वो चला गया तो सब बर्बाद। जैसे मैं एक यूजर हूँ और मैंने ICICIbank.com खोला, तो मैं एक एक्सटर्नल यूजर, मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, राइट। तो मेरे हो सकता है मेरे लैपटॉप में कोई वायरस हो और मैं वायरस लेके आ रहा हूँ, या कोई मैं डीडॉस अटैक, एक डीडॉस वर्ड एक है, डीडॉस अटैक भी हो सकता है, कोई साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आ सकता है, राइट। आपके कोई भी साइबर क्राइम हो सकता है, तो इसके लिए वो फायरवॉल लगाते हैं, चेक पॉइंट, फायरवॉल, बहुत सारी चीजें लगाते हैं उसके उसको प्रिवेंट करने के लिए, राइट। उसके बाद लोड बैलेंसर आता है, लोड बैलेंसर भी लगे होते हैं, लोड बैलेंसर होते हैं, जो एप्लीकेशंस को रिलायबिलिटी और आपके रिडंडेंसी देते हैं, एप्लीकेशन लेवल पे रिडंडेंसी जो लोड बैलेंसर हमें प्रोवाइड करता है। उसपे बहुत सारे फीचर्स लोड बैलेंसर में भी होते हैं, आई रूल होते हैं, आप लोग पढ़ोगे जब आप सब चीजें, तो आप उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो आप उसमें, क्योंकि आप अगर आपने आईसीआईसी बैंक को हिट किया, अगर एक ही सर्वर रखा आपने, तो बिलियन ऑफ कनेक्शंस आप हिट कर रहे हैं उसे, तो एक सर्वर तो हैंडल ही नहीं कर सकता ना इतने कनेक्शंस, राइट। तो उसके लिए हमें मल्टीपल सर्वर रखने पड़ेंगे, तो वो मल्टीपल सर्वर्स को मैनेज करने का काम लोड बैलेंसर कर रहा है, राइट। तो लोड बैलेंसर के अंदर ही तो हमें लोड बैलेंसर भी रखने पड़ेंगे, इन्फो ब्लॉक्स भी रखना पड़ेगा आईपी स्कीमा के लिए, इन्फो ब्लॉक्स, ये सब इन्फो ब्लॉक्स भी। अब इन्फो ब्लॉक्स आप लोग बताते हैं, ये एक आईपी मैनेजमेंट टूल है। यस, तो इन्फो ब्लॉक्स एक आईपी मैनेजमेंट टूल है, तो ये इन्फो ब्लॉक्स भी डेटा सेंटर में रखने पड़ेगे, उसका आईपी स्कीमा रखता है, वो पूरा डीएनएस भी है, वो डीएनएस। अच्छा, अब आपको
अब आपको F5 आपने सर्वर के लिए हो गए, लेकिन अब कुछ होता है कि हमें ग्लोबल लेवल पे भी रिडंडेंसी देनी है आपकी वेबसाइट को, तो हमें GTM लगाने पड़ेंगे, ग्लोबल DNS सर्वर, राइट ग्लोबल DNS, ग्लोबल लोड बैलेंसर, राइट जो GLB काम करते हैं। राइट तो मैं हमारी एक एप्लीकेशन है यूरोप के लिए, तो उसके लिए हम उसके लिए टोपोलॉजी बनाते हैं कि Right. भाई अगर यूरोप से ट्रैफिक आ रहा है तो इस GLB पे हिट करें, अगर एशिया पैसिफिक से आ रहा है तो इस GLB पे हिट करें, तो उसके लिए भी हमें GLB भी लगाने पड़ेंगे। राइट तो ये सब चीजें पूरे डेटा सेंटर में होती है, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि उस डेटा सेंटर को हिट करने वाले कौन कौन से यूजर्स हैं। समझ गए। तो मतलब बहुत बड़ी चीज होती है, सारी तरह की डिवाइस होती है, सारा मैनेज भी करना है, सिक्योरिटी भी करना है उसको। और हमें अब तो हमने अपनी एप्लीकेशंस, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है, हम्म, हमारा अगर हमने एक ही सेंटर पे रख दिया अपनी एप्लीकेशंस को, तो पूरे वर्ल्ड यूज कर रहा है, तो उसको जापान से भी अगर आपका डेटा सेंटर अमेरिका में रखा हुआ, जापान से कोई ट्रैफिक इनिशिएट हो रहा है, तो उसको तो लेटेंसी मिलेगी, नेचुरल बात है। तो हम लोग उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड गेटवे, डिस्ट्रीब्यूटेड LTM लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड में है, हमारे डिस्पर्स्ड है पूरे ज्योग्राफिकली भी, तो हमारी वो सिंक रहते हैं, सारी टेबल्स मेंटेन करके रखते हैं, सारा डेटा मेंटेन करके रखते हैं। तो कोई भी नियरेस्ट यूजर अगर जापान से इनिशिएट हुआ ट्रैफिक, तो नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड पे जाता है F5 पे, तो वो F5 उसको रिपोर्ट कर देता है। right? तो सर डेटा सेंटर तो एक हो गया हमारा। Yes. कई बार हम सोचते हैं कि डीआर क्या होता है सर? डीआर जो होता है वो आपका जैसे प्राइमरी राउटर हो गया, राइट, एक प्राइमरी हो गया। अगर आपकी प्राइमरी, आपका डेटा सेंटर फेल हो गया सपोज कीजिए, तो आप बिल्कुल ग्लोबल आउटेज हो गया ना, तो खत्म हो गया आपका डेटा सेंटर डाउन हो गया तो। डाउन हो गया। जैसे गूगल है, अब गूगल को आपको क्या लगता है सर, एक ही डेटा सेंटर होगा? गूगल के पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे डेटा सेंटर, अच्छा बहुत सारे डेटा सेंटर, ओके क्योंकि उनको डेटा सेंटर वो दो चीजों से बनाते हैं, दो चीजों के वजह से। एक तो अगर आपका प्राइमरी डेटा सेंटर फेल हो जाए तो क्या होगा, यूजर वो तो ग्लोबल आउटेज हो जाएगी, और गूगल आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर है इंटरनेट की दुनिया में। राइट तो उसके लिए वो डीआर बनाते हैं कि अगर मेरा प्राइमरी डेटा सेंटर फेल हो जाए तो जो डीआर है साइट है, जो भाई एज ए पैसिव वे में खेल रही है, जो पैसिव वे थी, वो एक्टिव हो जाए और वो आपको डेटा फ्लो करे, राइट, डेटा फॉरवर्डिंग करे। और दूसरी वजह से भी आज की डेट में डेटा सेंटर, मल्टीपल डेटा सेंटर स्प्रेड है, क्योंकि आपका कस्टमर यूजर कहीं से भी हो सकता है, राइट, कहीं से भी हो सकता है यूजर। तो इसलिए उनको डीएस पॉप पे जाए, उसका ट्रैफिक डीएस पॉप पे जाए, इसके लिए भी हम वहां के ज्योग्राफिकली स्प्रेड कर देते हैं अपने डेटा सेंटर्स को, राइट। तो इसके लिए भी हमें मल्टीपल डेटा सेंटर्स बनाने। तो डीआर इसलिए होता है कि अगर कुछ डाउन जाए तो उसको हम बैकअप दे सकें, राइट, बैकअप दे सकें। तो ये तो डेटा सेंटर और डीआर हो गया सर। अभी आजकल क्लाउड डेटा सेंटर की भी आजकल बहुत बात चल रही है। सो एक हमारा एक कंपनी का खुद का डेटा सेंटर होता है, इसको ऑन प्रीमिस डेटा सेंटर बोलते हैं, और क्लाउड डेटा सेंटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर? क्लाउड ऑन प्रीम में क्या होता है कि आप खुद मैनेज कर रहे हो चीजों को, सर्वर को खुद मैनेज कर रहे हो, सब कुछ, मतलब आपके इंजीनियर, आपके इंजीनियर सब कुछ आप ही मैनेज कर रहे हो, सब आप ही मैनेज कर रहे हो, राइट। क्लाउड में भी आप ही मैनेज, क्लाउड क्या वो बादल के ऊपर लगा रहता है? नहीं, बादल में नहीं होता है सर। क्लाउड को तो हम बादल ही समझते हैं, मतलब क्लाउड एक बादल नहीं होता है। क्लाउड एक नेटवर्क ही है, क्लाउड भी एक नेटवर्क, लेकिन वो नहीं सर, अगर क्लाउड में लगा बारिश आएगा तो भीग जाएगा सर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है बताओ सर, हमें तो नहीं समझ आ रहा। क्लाउड भी एक डेटा सेंटर ही है, लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर रहे हो, आपका हार्डवेयर नहीं लगा है वहां पे। तो मतलब कैसा डेटा सेंटर है सर? मुझे नहीं समझ वो आपके जैसे डेटा सेंटर होता है जैसे आप ऑन प्रीम। अच्छा, मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसा हमारा ऑन प्रीम डेटा सेंटर वैसा ही कोई डेटा सेंटर है, लेकिन उसका नाम क्लाउड क्यों पड़ा? लेकिन उसको क्लाउड इसलिए क्योंकि वो क्लाउड है, मतलब वो कहीं से भी एक्सेसिबल है। अच्छा, मतलब वो किसी को भी कहीं से मिल सकता है, आप पैसा पे करोगे तो बस पैसा पे करो, कहीं से भी एक्सेसिबल, आप कनेक्टिविटी बना सकते हो। और उसको कौन मैनेज करता है? उसको जैसे आपने AWS से लिया, AWS आज के बहुत सारे क्लाउड प्लेयर है, AWS, Azure, Zscaler, बहुत सारे क्लाउड प्लेयर है। तो आप उनसे आप बात करते हो, तो आप उनसे कनेक्टिविटी बनाते हो, कनेक्टिविटी आप लेते हो उनसे, और वो आपको क्या करते हैं, आपके सर्वर को अपने पास रखते हैं, राइट, अपने सर्वर। उनके पास रखने से फायदा क्या आपके सर्वर को, कि आपको जो आप जैसे मैंने बताया था डिस्पर्स, जो आपके यूजर डिस्पर्स्ड है, तो अगर आप उनको दे देते हो करने को, आप अपने सर्वर उनके पास रखते हो, तो वो उनके पास भी उनके मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो सर्वर, वो जो आपका डेटा है, वो सर्वर रेप्लिकेट हो रहा है सारे सर्वर्स में, अच्छा, सारे मल्टीपल डेटा सेंटर्स में, तो सेम डेटा सारे सर्वर से फैला हुआ है, अच्छा, स्प्रेड है। तो कहीं से भी, जापान, टोक्यो, कहीं से भी अगर यूजर है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी, तो उसको नियरेस्ट पॉप पे जाएगा और डेटा एक्सेस कर लेगा। ओके, ये फायदा है। ओके, ये बहुत बड़ा है। इससे क्लाउड सस्ता पड़ता है, महंगा पड़ता है? कस्टमर का इससे पैसा बच रहा है, क्योंकि सस्ता पड़ता है। हाँ, कस्टमर को अपने डेटा सेंटर नहीं बनाने पड़ रहे, ज्योग्राफी इंजीनियर भी रखना नहीं पड़ेगा, लाइट भी नहीं देनी पड़ेगी, खर्चा, लेकिन बारिश से भीगेगा नहीं वो। तो मतलब ये है कि मतलब आपने इंजीनियर आया, तो आपने बस ये होता है कि वो आपको एक हार्डवेयर आपको देते हैं, लेकिन मैनेज आप ही करोगे उस सर्वर को, आप ही मैनेज करोगे। तो लेकिन तो मैं जस्ट समराइज टू ऑडियंस, देखो अब जस्ट जोक्स अबाउट अलग हमारा है, राइट, कि डेटा सेंटर ऑन प्रीमिसेस होता है ना, सब कुछ आप एयर कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका डिवाइसेस, इंजीनियर, सब कुछ इलेक्ट्रिक, सबको मैनेज करना आपको। क्लाउड वाला जो होता है,
क्लाउड के अंदर भी जो हमारा डेटा सेंटर होता है उसके अंदर होता क्या है कि वो भी एक डेटा सेंटर ही होता है, उसमें कोई बादल नहीं होता, कोई बारिश नहीं होती है, लेकिन वो AWS Azure मैनेज करते हैं। बहुत बड़ा एक डेटा सेंटर होता है अलग अलग ज्योग्राफिक लोकेशन पे। वहां से आप कनेक्टिविटी बिल्ड करते हो अपने सर्वर को वहां पे, मतलब अपना नहीं, उनके सर्वर के अंदर अपना जो एप्लीकेशन होता है, डेटा होता है, उसको आप स्टोर करते हैं, राइट सर? जस्ट समराइज करेक्ट। ठीक है सर। अच्छा सर, ये भी बताओ कि अभी हमने बात की नेटवर्क इंजीनियर के बारे में बात कर लिया, नेटवर्क ऑटोमेशन के बारे में बात कर लिया, हमने डेटा सेंटर के बारे में बात कर लिया, हमने ISP के बारे में बात करना हमें। ISP से पहले मैं सर जानना चाहूंगा कि आप बार बार फायरवॉल बोल रहे हो, सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो सर अभी साइबर सिक्योरिटी जो आजकल बूम है, तो अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी में बनाना है करियर, तो साइबर सिक्योरिटी बनने के लिए क्या प्रीरिक्विजिट है सर? साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर कोई बनना चाहता है? साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइबर सिक्योरिटी बनने के लिए मैंने वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग पक्का साइबर सिक्योरिटी में काम नहीं किया है, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी पे FortiGate आपको या पालो अल्टो फायरवॉल, आपको बेसिक फायरवॉल तो आनी चाहिए। और FortiGate फायरवॉल और पालो अल्टो सीखने के लिए नेटवर्किंग भी आनी चाहिए। यस करेक्ट। क्योंकि आपको, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ फायरवॉल इंजीनियर्स देखे हैं पंकज, यू कांट बिलीव इट, कि वो लोग को फायरवॉल पे थोड़ा बहुत काम आता है, पर वो चूंकि नेटवर्क इतना अच्छे से नहीं आता है, तो वो फायरवॉल पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ओह, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है सर, क्योंकि मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों को ट्रेन करता हूँ, लोगों को बताते भी रहता हूँ, मैं कंसल्टिंग देता हूँ, मेंटरशिप भी करता हूँ, कि देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि हर किसी को जरूरत रहता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी में जाऊँ, नेटवर्क सिक्योरिटी में जाऊँ, फायरवॉल पे काम करूँ। फायरवॉल पे भी वही काम होता है जो राउटर पे काम करते हो, विलन वहां बनती है, वहां पे BGP चलता है, OSPF चलता है, पॉलिसी नेट भी आप करते हो राउटर के अंदर, पॉलिसी भी चलता है आपका एडवांस इंस्पेक्शन जो होता है वो थोड़ी अलग चीजें हो जाती है, कंटेंट इंस्पेक्शन हो गया, SL इंस्पेक्शन हो गया, आपका URL फिल्टरिंग हो गया, वेब फिल्टरिंग हो गया, ये सारी अलग होती हैं, लेकिन जो इनहेरिटेंस होता है वो नेटवर्क ही होता है। तो अगर आप नेटवर्क के अच्छे बंदे हो, फायरवॉल पे आउटस्टैंडिंग करोगे, अगर नेटवर्क का नहीं अच्छे बंदे हो तो फायरवॉल भी आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो नेटवर्किंग इज मैंडेटरी, राइट? मैं आपको यहाँ पे चिपा लूंगा कि अगर नेटवर्क आपको अच्छे से आता है, राउटिंग स्विचिंग को आपने 2-3 बार बोल दिया है सर, तो आप किसी भी आप नेटवर्क की किसी भी लाइन में जा सकते हो, मतलब ये साइबर सिक्योरिटी भी जा सकते हैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। तो एक नेटवर्क हो गया, एक आपका फायरवॉल्स हो गई, फिर साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं सर। साइबर सिक्योरिटी में अच्छा जॉब रोल है सर, पैसा बहुत। मैं कुछ बंदों को जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे पैकेज पे, बहुत बढ़िया साइबर सिक्योरिटी में, राइट? बहुत अच्छे, और उनका बैकग्राउंड मल्टीनेशनल कंपनी पे और बहुत अच्छे पैकेज पे। अच्छा, लिटिल ओके सर, गुड, ओके सर, थैंक यू सो मच। सो अब मुझे बताइए सर कि जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डिस्कशन रह गया ISP का। अब सर मुझे बताइए कि ISP होता क्या है सर, जिसके ऑरेंज में आपने काम किया है, अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ISP नेटवर्क काम किया, बैकबोन में काम किया, CP RD RT ब्ला ब्ला। ISP का काम क्या होता है? डेटा सेंटर एक जगह हो गया, ब्रांच ऑफिस हो गए, क्लाउड हो गया, हमारा अलग अलग DR हो गया, तो ISP का क्या रोल है इसमें? ISP क्या करेगा? ISP तो मेन रोल है। अगर ISP नहीं सर तो ISP मेन रोल, तो डेटा सेंटर क्या रोल है फिर? नहीं मैं बताता हूँ। ISP के देखिए, अगर आपने ISP से हेल्प नहीं ली, तो क्या आप ये बताइए, अगर आपको एक डेटा सेंटर को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो आप कैसे करोगे? कि आप अलग-अलग फाइबर अपनी पैसे खर्च करोगे? तो ISP होता क्या है सर, बताओ, मुझे नहीं पता है, ऑडियंस को नहीं पता होगा, मतलब ISP होता, थोड़ा बताइए ISP होता क्या है सर? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और ये जैसे एक आध कंपनी का नाम, जैसे भारती एयरटेल, अच्छा इंडिया में जियो हो गया, भारती एयरटेल हो गया, टाटा हो गया, जियो हो गया, अच्छा ठीक है, ये सब टाटा हो गई, ये सब बहुत टाटा मेरे ख्याल से भारतीय जो इंडिया का गेटवे है। अच्छा गेटवे, हाँ, ये जो पूरे आप जो इंटरनेट चल रहा है, आपको पता है, दर्शकों आपको बताना चाहूंगा, जो इंटरनेट चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, ये कैसे चल रहा है? ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू चला, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन में ऑप्टिकल फाइबर बिछी हुई हमारी, और हमारे बहुत सारी Tier 1 साइट्स हैं। Tier 1 जो ISP में भी Tier 1 Tier 2 Tier 3 होती है, तो जैसे Tier 1 है सिग्नल, तो सिग्नल एक बहुत बड़ी Tier 1 है, तो वो सिंगापुर के पास एक ISP है जो अटलांटिक ओशन से एक फाइबर को कनेक्ट कर रही है। अच्छा, हाँ, सी केबल जो होता है, हाँ, सी केबल्स को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो आपकी ये जो भी इंटरनेट आप यहाँ से बैठे बैठे आप अमेरिका की कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो वो ISP ही है, राइट? वो आपका ISP आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये सर। और ये ISP कैसे, ये जो हमारे भारतीय एयरटेल है, जियो है, ये तो Tier 3 ISPs है। अच्छा, इनके पास ये तो सिर्फ Tier 3 ISPs है। Tier 1 ISP वो होते हैं जो बड़े बड़े कंट्रीज को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, जो सी केबल से, सी केबल से कनेक्ट है, जैसे सिग्नल हो गई। अच्छा, बहुत बड़ी ISP है सिंगापुर के। हाँ, हमारे इंडिया की कनेक्टिविटी का जो गेटवे है, कांट बिलीव इट, नो भारती नो जियो। जहां तक मुझे अभी इधर तो मुझे नहीं पता, अगर जियो ने कर लिया हो तो मुझे नहीं पता, या भारती ने कर लिया हो, लेकिन मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उस टाइम पे जब मैं ऑरेंज में था, तो टाटा का VSNL वो गेटवे है, जो हमारे चर्च गेट मुंबई से जा रहा है, वहां से हमारी केबल जाती है। अच्छा, हाँ, वो कनेक्टिविटी दे रही है।
तो ISP एक बेसिकली चेन्नई पे है, एक पॉप, एक चेन्नई पे पॉप है जो पॉप क्या होता है सर? प्रेजेंस ऑफ पॉइंट, मतलब पॉप एक सेंटर समझ लीजिए, एक सेंटर ही समझ लीजिए, जहां पे सारे हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइसेस रखे रहते हैं, अच्छा। जो कनेक्टिविटी एक कनेक्टिविटी करने का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पॉप पे चेन्नई पॉप है, एक मुंबई पॉप है, यही पे हमारे जो यही से हमारा गेटवे ट्रैफिक जाता है, गेटवे है ये। अगर आप कभी भी गूगल को ट्रेस करो या किसी भी याहू को ट्रेस करो अगर आप, तो आप देखिएगा कि वो ट्रैफिक मुंबई या चेन्नई से निकलेगा। ट्रेस राउट करें हम पीसी से हमेसा गूगल पे 8.8 को ट्रेस करें या google.com ट्रेस करें तो चेन्नई कैसे पता करेंगे चेन्नई से जा रहा हो? वो उसका आईपी आप जब डालोगे, जब आपको बीच का एक होप दिखाई देगा, एक होप दिखाई देगा, तो अब जब इस होप को डालोगे व्हाट इज बीजीपी लुकिंग ग्लास सर्वर होता है। अच्छा, बीजीपी लुकिंग ग्लास सर्वर, उस पे आप डालोगे आईपी तो आपको दिखा देगा कि ये आईपी होस्ट कौन है, इसका ऑर्डर कौन है। तो गाइस एक मिनट ऑडियंस, बीजीपी लुकिंग ग्लास एक हमारा वेबसाइट है, उस पर जाके अगर आईपी डालोगे जो वो पे पब्लिक है, जैसे ट्रेस किया आपने, तो आपको पता करना है कि इस आईपी का ऑनर कौन है। बहुत इंटरेस्टिंग से बता रहे हैं, हम भी करते थे और आज भी करते हैं। तो अगर आप वहां जाके डालोगे तो उसका पूरा आईएसपी का डिटेल मिल जाएगा, किस लोकेशन से है, कैसे है। तो इस तरीके से आप पंकज जो बीजीपी लुकिंग ग्लास सर्वर से ये पता कर सकते हो कि वो आईपी कितने पास से लर्न हो रहा है। अच्छा, ये भी बता देगा, ये भी बता देगा। ओके, उसकी वो क्या एट्रिब्यूट लेके आ रहा है बीजीपी का। अच्छा, एट्रिब्यूट यस, लोकल प्रेफरेंस, ये सब ओरिजिन टाइप सब कुछ। उसका बेस्ट राउट क्यों सिलेक्ट हुआ, ये राउट मतलब ये भी देख के बताएगा कि कौन सा बेस्ट राउट है। मल्टीपल पाथ तो बताएगा, बेस्ट राउट भी बता देगा। देखो गाइस, दिस इज वेरी इनसेन, राइट? तो अगर आप लोग नेटवर्क इंजीनियर बनते हो तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। तो सर एक हो गया आपका पॉप हो गया, आईएसपी हो गया। तो आईएसपी बेसिकली हमारा कनेक्टिविटी देता है और इस कनेक्टिविटी सारे आपस में दुनिया कनेक्ट होती है। अगर आईएसपी ना रहे सर तो क्या इंटरनेट चल सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नो, डोंट थिंक सो और नो में दोनों नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि आईएसपी आपका कैरियर है। आप ऐसे समझो ना जैसे आप, मतलब मैं ये मान लूं आईएसपी नहीं है तो आप दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे आपको यहाँ से लखनऊ जाना है, तो क्या आप सोच सकते हो कि पैदल जा सकते हो, पैदल या कुछ ऐसा। जब आपके पास अगर ट्रेन बंद हो गई तो कैसे करोगे आप? फ्लाइट चल देंगे सर, फ्लाइट बंद होगी तो अगर आपके पास कुछ नहीं, मतलब कहने का मतलब कि आपका रोड होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। करेक्ट, आईएसपी ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि आपका डिजिटल पैकेट को एक जगह दूसरे से पहुंचाती है। तो अगर आईएसपी नहीं है तो आप यहाँ से अमेरिका बात नहीं कर पाओगे। अगर बात करना चाहोगे तो पैदल जाओ चल के, जो कई साल लग जाएंगे जाने में, समुद्र पार कर तो नॉट पैदल चलने का मतलब ये हुआ, यहाँ से मैं पैदल चलने को रिलेट करूंगा आपकी ऑप्टिकल फाइबर, आपको अपनी ऑप्टिकल फाइबर बिछानी पड़ेगी। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्या कस्टमर इतना पैसा खर्च करेगा? नहीं करेगा सर, आई डोंट थिंक सो। आज की डेट में कस्टमर कम से कम पैसा खर्च करना चाहता और बेस्ट आउटपुट के साथ, मतलब उसे कम से कम पैसा खर्च करना पड़े और बेस्ट उसे आउटपुट मिले। तो आईएसपी के बिना हमारा इंटरनेट नहीं चल पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। आईएसपी सर हमारे पास मैंने सुना है आईएसपी में हमारा एमपीएलएस होता है, इंटरनेट होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है सर? व्हाट इज एमपीएलएस, व्हाट इज इंटरनेट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट है कि आप कुछ भी, आप ओपन इंटरनेट जो आपने पब्लिक पे एक्सपोज कर रखा है, आपने अपना कोई सर्वर है, कोई भी सर्वर, उसको आपने एक अपने यूजर्स के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए रखा हुआ है, राइट? तो वो आपका इंटरनेट सर्वर हो गया, इंटरनेट सर्वर। लेकिन एक सर्वर ऐसा है जो आपके यूजर तो एक्सेस कर ही रहे हैं, बाहर के यूजर भी एक्सेस कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट के थ्रू, वो इंटरनेट के थ्रू होगा। जैसे आपकी irctc.co.in वेबसाइट है, वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। उसको एक अमेरिका का यूजर भी एक्सेस कर रहा है, उसको इंडिया का यूजर भी एक्सेस कर रहा है, सब जगह से टिकट बुक हो रहा है, राइट? तो एमपीएलएस जो हुआ, नहीं मैं अभी एमपीएलएस की बात कर रहा हूं, इंटरनेट की बता रहा हूं। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये इंटरनेट का हो गया, ये पब्लिक आपने एक्सपोज कर दिया उस सर्वर को, राइट? एक ऐसा सर्वर जो आपने पब्लिक को एक्सपोज नहीं किया है, पब्लिकली एक्सपोज नहीं किया आपने, राइट? आपने सिर्फ अपने यूजर्स के, अपने रिमोट साइट्स को एक्सपोज किया है, सिर्फ अपने रिमोट यूजर्स को, अपने एम्प्लॉइज को जो रिमोट वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं उनको, या प्लस जो आपके रिमोट साइट्स है उनको, या आपके अपने एम्प्लॉइज जो आपके सेंटर बैठे हुए उनको एक्सपोज किया है सर। तो वो होता है एमपीएलएस ट्रैफिक, जो सिर्फ आपका एमपीएलएस ट्रैफिक नॉर्मली प्राइवेट आईपी यूज होते हैं, प्राइवेट आईपीज नॉर्मली वो प्राइवेट आईपीज ही होते हैं, और जो इंटरनेट होते हैं वो पब्लिक आईपीज होते हैं। बहुत बढ़िया सर। सो ये हमें बेसिक आईएसपी, एमपीएलएस नेटवर्क हो गया। अविनाश सर, आपके पास जो नॉलेज है ना, इट्स इनसेन, राइट? आपने जितनी चीज बताया ना, मेरा बात करने का मतलब इंटरेस्ट और बढ़ते जा रहा है, लेकिन टाइम लिमिटेशंस, हमें इसको यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इतना लंबा पॉडकास्ट देखा। अविनाश सर को तहे दिल से धन्यवाद जो आए और इतने मतलब देसी तरीके से हमें चीजों को बताया कि भाई नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, डेटा सेंटर क्या होता है, आईएसपी क्या होता है। तो अगर आपको इस फील्ड में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप लोग समझ सकते हो कि सर ने क्या बताया। एक तरीके से ये पूरा इंसार जो होता है ना, कि समरी होती है, जो उन्होंने अपनी लाइफ में सीखा है 18 साढ़े 18 सालों में, वो आप लोगों को बता दिया है।
तो अविनाश सर को तहे दिल से मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। एंड आप लोगों को अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके बताइए। आप हमारे दिए हुए नंबर पे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। हम अविनाश सर से आप अगर काउंसलिंग करना चाहते हैं, अगर बात भी करना चाहते तो मैं इनकी लिंक प्रोफाइल दे दूंगा, आप इनसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। जहां पे अविनाश सर भी आपको डायरेक्ट कुछ अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो कर देंगे, क्योंकि ही इज ऑलरेडी वर्किंग इन वेरी गुड पोजीशन इन द विप्रो एज ए नेटवर्क सोल्यूशन आर्किटेक्ट। तो आप लोग इस पॉडकास्ट को अगर ठीक लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने जो भी व्यू हैं, जो भी आप सुनना चाहते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में या नेक्स्ट डिस्कशन में, तो आप लोग अपने व्यू को भी डाल सकते हैं कमेंट में। डेफिनेटली हम उसको अगले डिस्कशन में कवर करेंगे। अभी के लिए हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अविनाश सर। थैंक यू।